हमारे साथ जो अभी सत्र शुरू होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूँगी। पहले जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा में रचनात्मकता और तार्किक सोच और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए जोर दिया गया है। हमारे शिक्षकों को उसी के अनुरूप अपनी शिक्षण पद्धति में नवाचार लाने की आवश्यकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे ज्ञानवर्धन के लिए हमारे समक्ष हमारे अतिथि प्रोफेसर गौरव सिंह जी जो अपने विचार इस टॉपिक पे रखेंगे और मैं उनसे पहले उनका एक परिचय प्रस्तुत करना चाहूँगी। प्रोफेसर गौरव सिंह जी शिक्षा विभाग हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय मंडलगढ़ में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 19 वर्षों का विशाल अनुभव है। उन्होंने 2003 में एक पारंपरिक शिक्षा संस्थान में शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया और नवंबर 2012 में स्कूल ऑफ एजुकेशन इग्नू दिल्ली में शामिल हुए। प्रोफेसर गौरव सिंह जी ने अपनी एमएससी एमएड के दौरान एक ऑलराउंडर और एक स्वर्ण पदक विजेता के रूप में हमेशा तरक्की की। उन्होंने शिक्षा में अपनी पीएचडी की। उनके 40 शोध पत्र लेख अब तक विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने ओडीएल अध्ययन सामग्री में करीब 33 से अधिक अध्यायों और इकाइयों का भी योगदान दिया है। उन्होंने अब तक MOOCs के लिए 120 मॉड्यूल या विभिन्न रिकॉर्डिंग्स को विकसित किया है और स्वयं प्रभा के लिए विभिन्न व्याख्यानों के विकास का समन्वय किया है। प्रोफेसर गौरव सिंह जी ने भारत के साथ साथ विदेशों में भी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सेमिनारों में भाग लिया है। प्रोफेसर गौरव सिंह जी ने COL वैंकूवर कनाडा द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग फेलोशिप 2018 के प्राप्तकर्ता हैं। साथ ही में उन्होंने हनोई वियतनाम में एशियन एसोसिएशन ऑफ ओपन यूनिवर्सिटीज 2018 द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के रजत पदक से भी सम्मानित किया गया है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग नोएडा द्वारा विशिष्ट दूरस्थ शिक्षा पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी हैं। प्रोफेसर गौरव सिंह जी लगातार विभिन्न विश्वविद्यालयों HRDC शिक्षा संस्थान और TLC में व्याख्यान और वार्ता देने और प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करने में लगातार सक्रिय हैं। वे विभिन्न शैक्षणिक निकायों कई संस्थानों और विश्वविद्यालयों की पाठ्याचार्य समितियों का भी हिस्सा रहे हैं। उनकी रुचि के क्षेत्र है अनुसंधान पद्धति शिक्षा ODL और शिक्षा में ICT है। सर आज हमारे समक्ष फोस्टरिंग इनोवेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स के बारे में अपनी विचारधारा को साझा करेंगे। सर आपका हमारे संस्थान में बहुत बहुत स्वागत है और हम जरूर आपके सभी में बहुत कुछ अर्जित करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि तालियों के साथ उनका मंच पे स्वागत करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दिन का आखिरी सेशन है ना और एनर्जी तो पूरी है। आज के सेशन काफी जोरदार रहे होंगे ऐसा मुझे उम्मीद है। उससे पहले वाला सेशन भी थोड़ा जबरदस्त टाइप था और प्रोफेसर सीधी शर्मा सर से मैं पढ़ा जरूर नहीं हूँ लेकिन मेरा अगर कैरियर में कोई मेंटर है तो वही तो इसलिए अच्छा है कोई नहीं बैठे हैं मतलब शाम को मेरी भी क्लास लग रही होती है मैंने क्या सही बोला क्या गलत बोला। एनीवे मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो थोड़ा सा अलग है। जो यहाँ पर चर्चा पिछले 2-3 दिनों में चली है बहुत अधिक चर्चा भारतीय ज्ञान परंपरा पर हुई है, बहुत सारे और विषयों पर बात हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर बहुत सारी बात हुई है। मुझे टॉपिक थोड़ा सा हट के दिया गया है, कंटेम्परेरी टॉपिक है। मुझे जो टॉपिक अलॉट हुआ है उसको टाइटल दिया गया है फोस्टरिंग इनोवेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स। तो मैं इसी टॉपिक पर अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा, ऐड कर सकते हैं, आई एम ओपन टू दैट। बट एनीवे चूंकि टाइटल मुझे अलॉटेड है तो आई हैव टू टॉक ऑन दैट, तो मैं उसी पर शुरुआत करूंगा। मैं बात इनोवेशन से शुरू करूंगा और फिर हम क्रिटिकल थिंकिंग तक आएंगे। इनोवेशन को लेकर के बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं। हमेशा सब कुछ नया बन जाना ही इनोवेशन नहीं है। कई बार हम पुरानी चीज को किसी इनोवेटिव तरीके से प्रेजेंट भी कर सकते हैं। कई बार हम किसी प्रोडक्ट में कोई नया एडिशन डायमेंशन ऐड भी कर सकते हैं। हर चीज बिल्कुल शून्य से नहीं बने ऐसा इनोवेशन के बारे में कोई नहीं मानता। और अगर बिजनेस में इनोवेशन की बात करें तो निक स्कलकॉर्न की डेफिनेशन सबसे ज्यादा
कोट की जाती है और वो कहते हैं टर्निंग एन आइडिया इनटू अ सॉल्यूशन दैट एड्स वैल्यू। सो समटाइम्स वी हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज, लेकिन जब तक वो आइडिया धरातल पर नहीं उतरते, जब तक वो आइडिया किसी प्रोडक्ट में नहीं बदलते, जब तक वो आइडिया कस्टमर के लिए, अगर हम टीचिंग की बात करें तो हमारे लिए कस्टमर हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट के लिए कुछ नया नहीं करते, उनमें कुछ वैल्यू एडिशन नहीं करते, तब तक वो इनोवेशन नहीं कहला सकते। और यहीं पर इनोवेशन क्रिएटिविटी से डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि क्रिएटिविटी इज मोर अबाउट थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग है, इट इज अ मेंटल प्रोसेस, कुछ नया सोचना, कुछ नए तरीके से सोचना, बट उस क्रिएटिव थिंकिंग को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, उस थिंकिंग को धरातल पर लेकर आना, उस थिंकिंग को किसी कॉन्क्रीट मीनिंगफुल चीज में बदलना, वो इनोवेशन। तो क्रिएटिव थिंकर्स कुछ लोग होते हैं, लेकिन फिर वो सिर्फ थिंकर्स रह जाते हैं। अगर वो उसको पब्लिक डोमेन में नहीं ला पाते, उसका प्रोडक्ट नहीं बना पाते, उसको स्टूडेंट को नहीं दे पाते, तो फिर वो इनोवेटर्स नहीं होंगे। तो इनोवेशन इज बेसिकली इंप्लीमेंटेशन, सो इट इज मोर प्रैक्टिकल थिंग एज कंपेयर टू क्रिएटिविटी। अगर हम टीचर एज इनोवेटर की बात करें, क्योंकि हमारा पूरा फोकस टीचर पर है, तो चार चीजें हैं जो हम टीचर एज इनोवेटर डिस्कस करना चाहते हैं। टीचर इनोवेटर कब हो सकता है? टीचर तब इनोवेटर नहीं हो सकता जब सुबह से शाम तक उसका प्रिंसिपल उसका लेसन प्लान चेक करता है। हम भी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में, बहुत सारे लोग जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से आए वो जानते हैं कि हम बच्चे से कहते तो है इनोवेटिवली पढ़ाओ, लेकिन अगर वो लेसन प्लान हार्वर्ड की बजाय ब्लूम का बना दे, ब्लूम की बजाय 5E बना दे, और हमने खुद 5E नहीं पढ़ा, तो उसके इनोवेटिव प्लान को फाड़ के फेंक देते हैं। ये क्या प्लान हुआ? हम तो नहीं पढ़ाया तुम्हें ये। Sometimes it happens in the institutions also. सुबह अभी पिछले सेशन में कहीं ऑटोनॉमी का डिस्कशन चल रहा था, बाहर भी मैंने चर्चा सुनी कुछ। एक्चुअली जब तक टीचर को फ्रीडम नहीं होगा, वो इनोवेट नहीं कर सकता। मैं आपको दो एग्जांपल अपने देने नहीं चाहिए, बट दो आपको अपने लाइफ के बहुत क्लासिकल एग्जांपल देता हूं। 2016 4 जुलाई, मुझे डेट आज भी याद है, भारत सरकार ने तय किया कि हम 2 नए प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। एक का नाम होगा स्वयं, दूसरे का नाम होगा स्वयं प्रभा। 4 जुलाई करेक्ट, कॉल कर दिया हमने, क्योंकि 2 जुलाई इग्नू का फाउंडेशन डे होता है। 4 जुलाई उस दिन जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जो सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन थे सुब्रमण्यम, बाद में वो एजुकेशन सेक्रेटरी बने देश के, उन्होंने जब चैनल्स के डिस्कशन स्टार्ट किए, उस समय स्मृति ईरानी एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करती थी। उनके रूम में 200 वाइस चांसलर बैठे थे जहां कॉन्फ्रेंस थी, और सरकार की चिंता ये थी कि देश का एक सैटेलाइट है जो एजुकेशन के नाम से हर 10 साल में जाता है, जिसको मेडोसेट कहते हैं। करीब 1200 करोड़ रुपए उसकी कॉस्ट है, जो खर्च होती है एक सैटेलाइट के 10 साल के बनाने से लेकर रन करने तक। और वो सैटेलाइट 10 साल से आसमान में बिना किसी काम के घूम रहा है, यूजलेस है। हमने सैटेलाइट तो लॉन्च कर दिया, एजुकेशन के लिए लॉन्च कर दिया, यूज नहीं किया। 2015 में हमने जीसेट लॉन्च कर दिया, उस एडुसेट को रिप्लेस कर दिया, वो जीसेट भी घूम रहा है, वो यूज नहीं हो रहा है। तो उनका आइडिया ये था कि इस सैटेलाइट के थ्रू हम डायरेक्ट टू होम टेलीविजन शुरू करेंगे और हर एक यूनिवर्सिटी को एक टेलीविजन चैनल मिलेगा। शुरुआत में हम देश की 200 विश्वविद्यालयों से ऐसी शुरुआत करेंगे जो टॉप 200 यूनिवर्सिटीज होंगी, नेक और NIRF या किसी रैंकिंग में, उनको हम एक चैनल दे देंगे। उनकी फैकल्टी उस चैनल को यूज करके अपने स्टूडेंट्स को कंटेंट प्रोवाइड करेगी। 2 वाइस चांसलर को छोड़ के कोई एग्री नहीं हुआ उस मीटिंग में, हम ऐसा करेंगे। सेम थिंग इज विद मूव, विद स्वयं आल्सो। स्वयं की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। स्वयं की स्टोरी मुझे याद है कि EDX की टीम मिनिस्ट्री आई थी, और EDX की टीम ये चाहती थी लॉबी के थ्रू कि MHRD ने जैसे उरकुंड का सॉफ्टवेयर खरीदा है, ऐसे MHRD EDX का सॉफ्टवेयर खरीद ले, नेशनल लाइसेंस ले ले, और हर यूनिवर्सिटी को फोर्स करे कि वो EDX प्लेटफॉर्म पर अपने मूक कोर्सेज ऑफर करे। उस समय कंपटीशन EDX और कोर्सेरा दोनों के बीच चल रहा था। तो सीसेट की क्यों चाहिए हमें, EDX से कोर्सेरा ही क्यों चाहिए?
हमारा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है उससे पहले हिंदुस्तान में कोई मूक का प्लेटफॉर्म नहीं बना था। आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर आर एन सिंह हैं, मुझे याद है मेरी जब पहली मूक की ट्रेनिंग हुई थी, आई थिंक 2005 में मैंने वो ट्रेनिंग ली थी। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिसका नाम था बृहस्पति। जो लोग टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं उन्होंने शायद उसको हिस्ट्री में कहीं पढ़ा होगा, बृहस्पति 1 बृहस्पति 2। उस समय मूक टर्म दुनिया में आया 2012 में। 2009 में पहला कोर्स ऑफर हुआ, 2012 में दुनिया ने जाना मूक कुछ होता है, ऑनलाइन कोर्स मैसेज पर आ सकते हैं। 2005 में हिंदुस्तान सॉफ्टवेयर बढ़ा चुका था, लेकिन बाहरी राजनीति, आईआईटी ने उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। प्रोफेसर बेचारा फ्रस्ट्रेशन में अपना प्रोजेक्ट डिब्बा बंद करके बैठ गया, नहीं चलाना। इंस्टीट्यूशन कल्चर, उसी आईआईटी में उसी डिपार्टमेंट के दूसरे प्रोफेसर ने फिर कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग से फंड ले लिया और मूकिट बना दिया, एक नया प्लेटफॉर्म। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म होते हुए भी लॉबी का फोर्स था सरकार पर कि सरकार की मंत्री ये तय कर ले कि हमको यूनिवर्सिटीज को बेचना है। क्योंकि देखिए, हम सब जानते हैं टीचर्स हैं और राजनीति को जितना समझते हैं, चाहे हथियार हो या एजुकेशन, चलाती लॉबी है। हम आप तो सिर्फ कठपुतलियां हैं। सी सेड नो, नथिंग डूइंग, मुझे ये पसंद नहीं आया, अपना प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर ने कहा हम बना देंगे, तो कितना टाइम? 6 महीने। 6 महीने में स्वयं बना। लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी, आईआईटी कानपुर के पास टेक्नोलॉजी थी, वहां मूकिट बन चुका था, वहां बृहस्पति बन चुका था, लेकिन आईआईटी मद्रास के साथ वो टेक्नोलॉजी शेयर नहीं हुई। आईआईटी मद्रास ने पहला स्वयं प्लेटफॉर्म बनाया माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पर, उसके लिए टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट की यूज की। वो माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म 2017 में सर जो बात अधूरी छोड़कर गए, जब 15 लाख टीचर अनट्रेंड थे स्कूल में और सरकार पर प्रेशर था कि आरटी हमको फुलफिल करना है, तो इनको 1.5 साल का टाइम दिया गया है। 18 महीने में 18 महीने में आपको सारे टीचर ट्रेन करना है। वो 18 महीने में ट्रेन कैसे टीचर होंगे का स्वयं से कर लीजिए। स्वयं पर कोर्स ऑफर कर दिया, पहले ही दिन एनरोलमेंट 5.5 लाख हुआ, स्वयं का प्लेटफॉर्म बोल गए। 3 महीने तक स्वयं पर कोई कोर्स रन नहीं हुआ, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा था हिंदुस्तान में 5000 से ज्यादा लोग कभी मुफ्त पर आएंगे नहीं। उस प्लेटफॉर्म की कैपेसिटी नहीं थी 5000 से ज्यादा की। फिर स्वयं 2 बनाना पड़ा, जो गूगल कोर्स बिल्डर पर बना, इसको अभी आप लोग यूज करते हैं। मैं 2 एग्जांपल आईआईटी कानपुर के इसलिए यहां पर लेकर आया, क्योंकि अगर उस फैकल्टी ने इनोवेट किया था और जब देश को जरूरत थी प्लेटफॉर्म की, फिर भी हमने अपने प्लेटफॉर्म यूज नहीं किए, फिर कोई आईआईटी का फैकल्टी क्यों तीसरी बार कोशिश करेगा? वो आईआईटी मद्रास वाले को पता है ना 2 का हाशिर क्या हो चुका है। मैं क्यों मेहनत करूंगा? मैं भी लॉबी के पास जाऊंगा, माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस खरीदूंगा, बना दूंगा। जो काम 1 महीने में हो सकता है मैं 1 हफ्ते में कर दूंगा। भाई हम लोग की भी यूनिवर्सिटी को कहा जाता है ऑनलाइन कोर्स ऑफर करो, ऑनलाइन कोर्स ऑफर करो, हम सीधे दौड़ के जाते हैं, मूडल का लाइसेंस खरीदते, मूडल को कस्टमाइज कर लेते, हफ्ते भर में लॉन्च कर देते, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती ना। तो जब तक आप टीचर को इनोवेशंस के लिए फ्रीडम नहीं देंगे, फिर स्वयं लॉन्च हुआ। दूसरा एग्जांपल, स्वयं लॉन्च हुआ, हमारे वाइस चांसलर ने मीटिंग ली, तो स्वयं इग्नू में जॉब करता था। वाइस चांसलर ने कहा भी स्वयं पे कौन कौन कोर्स ऑफर करना चाहता है। 350 फैकल्टी है इग्नू में, 350 प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर मिलाकर है। शायद 3 या 4 लोग आगे आए कि हम ऑफर करेंगे सिर्फ। वो भी जब वापस अपने डिपार्टमेंट में गए तो उनको इतनी गालियां पड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिपार्टमेंट में तुमने डिस्कस किए बिना वीसी से कह दिया कि हम कोर्स ऑफर करेंगे। यू आर अबाउट द स्कूल, यू आर अबाउट द डिपार्टमेंट, हाउ डेयर यू डिड। क्यों फैकल्टी इनोवेट करेगी? मैंने स्वयं वीसी को अपने एक ही लाइन बोली थी, उन्होंने 4 बार बाद में कोट भी के नागेश्वर राव जी ने कही जगह। मैंने कहा सर इग्नू बहुत दिनों से अपनी पीठ ठोकता है कि हम लीडर्स हैं, हम पायनियर्स हैं ओडीएल के। अभी चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट, अभी हम ओडीएल से ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, तो आप तय कर लीजिए आपको पायनियर्स बनना है या फॉलोअर्स बनना है, क्योंकि मिनिस्ट्री आपको फोर्स करेगी एक ना एक दिन। 2017 में जब मैंने मिनिस्ट्री को कहा था कि पूरा बीएड स्वयं पर ले आइए, तो कोई एग्री नहीं हुआ था। अभी परसों विनीत जोशी जी ने सारे बीएड कॉलेजेस को चिट्ठी भेज दी है कि आपके सारे स्टूडेंट अब स्वयं से करेंगे बीएड के कोर्सेज।
तो आप लोग जब हम कहते हैं कि टीचर को इनोवेटर होना चाहिए, हर टीचर के पास आइडिया होते हैं, ऐसा नहीं होता किसी के पास कमी होती है। जब नई नई जॉब लगती है ना असिस्टेंट प्रोफेसर की फर्स्ट टाइम, हमारी बहुत जोश होता है, हम जाके पूरी यूनिवर्सिटी बदल देंगे ना, देश की एजुकेशन बदल देंगे, हम तो एनसीटी को ही उखाड़ देंगे। तो हम जैसे लोग तो उस टाइम पे कहते थे एनसीटी को ही खत्म कर देंगे, वो खत्म होते होते भी फिर खड़ी हो जाती है, खत्म ही नहीं होती। ये लोग भी जब नए नए ज्वाइन किए अभी 5-6 लोग, 5-6 ज्वाइन कर पाए, 18-19 को ज्वाइन कर पाए, बाकी आईआईटी को इनके जैसे बड़ी मुश्किल से हमको 5-6 लोग मिले ढूंढे ढांढे। तो ये लोग भी जब नए नए आए तो शुरू में इन लोगों को बड़ा दिक्कत हुई, यहाँ होगा क्या, इस इंस्टीट्यूशन का रोल क्या है। आधा टाइम तो उनका इसी सोच में निकल गया, यहाँ हम करेंगे क्या, क्योंकि ये सब फॉर्मल सिस्टम से आए थे। कोई गया से आया है, कोई मोतिहारी से आया है, कोई कहीं से आया है, सबका पता है मुझे कौन कहाँ से आया है, कोई एनसीईआरटी से आया, सब अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग तरह का काम करके आए। यहाँ करेंगे क्या। इस इंस्टीट्यूशन का जो मैंडेट है वो अपने आप में यूनिक मैंडेट है। ये इंस्टीट्यूशन जिस दिन अपनी पूरी शक्ति से खड़ा होगा, ये अपने आप में बिल्कुल अलग तरह के विजन के साथ बना हुआ इंस्टीट्यूशन है। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब इन लोगों को फ्रीडम मिलेगा इनोवेट करने का। अगर ये लोग भी वही लीग पर चलकर कोर्स बना लेंगे, एफडीपी करा लेंगे, प्रोग्राम करा लेंगे, वो ठीक है कराते रहो एफडीपी, इंस्टीट्यूशन का काम एफडीपी कराना नहीं, वो एचआरडीसी का काम है। वो कभी यहाँ एफडीपी के मॉडल बनाओ जो एचआरडीसी उसको फॉलो करे, हर एक एचआरडीसी उस मॉडल को फॉलो करे जो मॉडल आप बना के, वो आपका काम, राइट। तो इनोवेट करने के लिए जो पहली रिक्वायरमेंट है वो फ्रीडम है। अगर फैकल्टी को फ्रीडम नहीं है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फ्रीडम नहीं देता, प्रिंसिपल फ्रीडम नहीं देता, वाइस चांसलर फ्रीडम नहीं देता, फिर हम चाहे जितने इनोवेशन सेल बना ले और चाहे जितना एनईपी में इनोवेशंस की बात कर ले, इनोवेशंस होनी नहीं है। दूसरा, टीचर तब इनोवेटर हो सकता है, टीचर का मेन काम क्या है, टीचर का मेजर वर्क है टू कम्युनिकेट, whether you are communicating the content or you are communicating the processes or you are communicating the methods, you are just communicating the things which are in the curriculum to the students, you are just a medium of communication to them। उससे ज्यादा बहुत काम आप लोग करते नहीं है। तो अगर आप उस कम्युनिकेशन की अप्रोप्रिएट मेथड्स डिवाइस कर पाएंगे, that how to communicate better and in effective way, I'm not talking about the communication means on the linguistic abilities, केवल linguistic abilities तक हमें सीमित नहीं रहना। कम्युनिकेशन बहुत चीजों से होता है, जैसे ऑब्जर्वेशन केवल आंखों से नहीं होता, पूरी बॉडी से होता है, ऐसे कम्युनिकेशन केवल बोल के नहीं होता, बहुत सारे डीड्स बिहेवियर से होता है। थर्ड, डिजाइन द एक्टिविटीज एज पर नीड एंड कैपेसिटीज ऑफ लर्नर। यहां हम लोग एज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कई बार पीछे रह जाते हैं। उसके दो रीजन है, हम में से बहुत सारे लोग फॉर्मल सिस्टम से आते हैं, फॉर्मल सिस्टम में जो करिकुलम बनाते हैं वो स्टूडेंट से इंटरेक्ट नहीं करते, और जो स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं वो करिकुलम नहीं बनाते। मुझे याद है 2015 में मैं, प्रोफेसर पीएन सिंह सर, सीबी शर्मा जी, पवन शर्मा जी और प्रवीण, हम 5 लोग भोपाल में बैठे थे, एक यूनिवर्सिटी का करिकुलम रिवाइज कर रहे थे एनसीटी का रिवीजन आने के बाद। करिकुलम रिवाइज हो रहा था, एनसीटी ने अपने कोर्स में प्रोग्राम में कुछ नए कोर्सेज ऑफर कर दिए थे, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, आईसीटी इन एजुकेशन, सब कंपलसरी कोर्सेज हो गए, ऐसा बोला। उससे पहले बीएड एमएड के कोर्सेज कंपलसरी नहीं होते थे। उस यूनिवर्सिटी के डीन मुझसे एग्री नहीं किए, नहीं गौरव जी और तो सब ठीक है, आईसीटी इन एजुकेशन कंपलसरी पेपर नहीं होगा, ऑप्शनल होगा। उनका जी क्यों ऑप्शनल होगा, क्या अजीब बात करते हैं, 5 साल मेरे रिटायरमेंट के बचे, आपने पहले ये पढ़ के पढ़ाऊं क्या, आप 5 साल बाद आइएगा, करिकुलम रिवाइज होगा तब कर जाइएगा इसको कंपलसरी, अभी नहीं करिए। लर्नर की नीड कुछ और है, हम उसे पढ़ा कुछ और रहे हैं, केवल टीचर ट्रेनिंग में नहीं, हर कोर्स में। कई सारी यूनिवर्सिटीज में आप उठाकर देख लीजिए, एमएससी का करिकुलम भी 10-10 साल से रिवाइज नहीं हुआ है। फिर स्टूडेंट जब नेट का पेपर देने आता है, अब तो ऑब्जेक्टिव हो गया, हमारे जमाने में सब्जेक्टिव होता था, मुझे याद है केमिस्ट्री का नेट होता था, 39 क्वेश्चन आते थे, 13 फिजिकल केमिस्ट्री से, 13 ऑर्गेनिक से, 13 इनऑर्गेनिक से, और एनी 13 करने होते थे, चॉइस होती थी एनी 13 करने। नॉर्मल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट 3-3.5 सवाल से ज्यादा कर ही नहीं पाता, बोलता था इसमें जो पूछा है हमने तो पूरी एमएससी में पढ़ा ही नहीं है। तो वहां नीड कुछ और है।
नीड एनालिसिस नहीं होती। हम लोग प्रोग्राम प्लान कर लेते हैं, एफडीपी प्लान कर लेते हैं, डिजाइन्स प्लान कर लेते हैं, करिकुलम प्लान कर लेते हैं, स्टूडेंट की नीड क्या है? मैंने अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूशन में यही सीखा, सबसे पहले मुझे नीड असेसमेंट करना है। इग्नू में मुझे केवीएस टीचर्स के लिए प्रोग्राम बनाना है, तो मैं पहले जाके केवीएस टीचर्स के साथ 50-50 के बैच में 4-6 जगह बैठता हूँ, उनसे पूछता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुमको क्लासरूम में क्या इश्यूज आते हैं, उन इश्यूज को एनालाइज करता हूँ, फिर देखता हूँ उसके बेस पे क्या कोर्सेज बना सकता हूँ, क्या डिजाइन बन सकती है, क्या करिकुलम बनेगा। तब तो मान लीजिए हम यहाँ ट्रेनिंग कराते हैं, एक ट्रेनिंग होती है हम रूटीन करा रहे हैं, प्रमोशन के लिए करा रहे हैं, एचआरडीसीज भी करा रहे हैं। एचआरडीसीज में हम सब ने ट्रेनिंग की है ऑलमोस्ट, जो बहुत नए हैं उन्होंने नहीं की होगी, वरना एक रिफ्रेशर ओरिएंटेशन सबने किया है। और जो रिफ्रेशर ओरिएंटेशन का कोऑर्डिनेटर है ना, उसी का सब्जेक्ट हावी रहता है पूरे रिफ्रेशर। अगर वो कोऑर्डिनेटर लैंग्वेज का है तो 50% लेक्चर लैंग्वेज के प्रोफेसर्स के हो जाएंगे, है ना। वो आर्ट एंड हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री पे हो जाएंगे। कोई करिकुलम नहीं है। हायर एजुकेशन टीचर की ओरिएंटेशन की क्या नीड है किसी का मतलब नहीं है, बस कराना है, 15 दिन का रिचुअल है, निपटा देना। कहां से इनोवेशन है? कहां से इनोवेशन? इनोवेशन तो तब होगा जब हमें स्टूडेंट की, लर्नर की नीड पता होगी, उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए बेस्ट पॉसिबल वे के लिए हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और तब हम कुछ लेकर आएंगे। दैट इज द थर्ड थिंग। सॉरी थोड़ा एग्रेसिव हूं बट मेरी आदत ऐसी है। केयर अबाउट द कंसर्न्स इन द कम्युनिटी। एजुकेशन को लेकर हम सब के मन में ये सवाल भी है और हम सब इस चीज को महसूस भी करते हैं that many times whatever we are teaching in our classrooms is of not use of the society. हम पढ़ा कुछ और रहे हैं, सोसाइटी को कुछ और चाहिए। Why there is a disconnect? स्कूल एजुकेशन में डिस्कनेक्ट ज्यादा है, हायर एजुकेशन में सर्टेन सब्जेक्ट्स डिस्कनेक्ट कम है। मान लीजिए सोशल वर्क में डिस्कनेक्ट कम हो सकता है, सोशियोलॉजी में डिस्कनेक्ट कम हो सकता है, हिस्ट्री में डिस्कनेक्ट कम हो सकता है, साइंस में बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट है। So if a teacher want to be an innovator, teacher should follow these 4 basic principles. 1, teacher should have a freedom for thinking, for innovation. They need to devise certain appropriate methods for communication. They need to design activities as per the needs of the learners, and they should care about the community. Innovation में होना क्या चाहिए? पहली बात कही जाती है that innovation should be new to the system or environment. But new means not always it is entirely new. If you are adding something to the existing system, it is also an innovation. For example, हमने सेमिनार कराना है, सब लोग सेमिनार कराते हैं, आप लोग भी अपने कॉलेज में सेमिनार कराते हैं सेमिनार कॉन्फ्रेंस। क्या रिचुअल है? 2 दिन के सेमिनार में आधा दिन इनॉग्रल के लिए जाता है, आधा दिन जाता है वैलिडिक्टरी के लिए। वो यूजलेस होता है। कोई अच्छा कीनोट स्पीकर मिल गया तो ठीक है, गलती से अगर कॉलेज के लाला जी ने या मैनेजर ने कहा कि नहीं किसी नेता को बुलाना है तो इनॉग्रल भी 3 बजे होता है, राइट। फिर हम 4 रिचुअल फॉलो करते हैं, 4 टेक्निकल सेशन, 2 पैरेलल सेशन, 2 एक्सपर्ट लेक्चर करा लिए, वो तो फिर भी लोगों ने सुन लिए। पैरेलल सेशन में 10 कमरों में 5-5 बच्चे बिठा दिए, पांचों ने एक दूसरे के पेपर पढ़े, 2-4 ने जिसका पहले पेपर पढ़ा तो पहला चढ़ के चला गया, उसको लास्ट में जवाब देने के लिए बैठा भी नहीं है। वो रिचुअल्स हो रहे हैं। क्या वहां इनोवेशंस नहीं हो सकते? क्या वहां अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं हो सकती? वर्कशॉप्स में भी ऐसे होता है। हम कई बार डिफाइन ही नहीं कर पाते कि हम वर्कशॉप करा रहे हैं कि सेमिनार करा रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। हम नाम दे देते हैं वर्कशॉप और बुलाकर हमारे जैसे आदमी खड़े कर देते हैं कि 1 घंटे लेक्चर देंगे, हम चले जाते हैं। क्या वर्कशॉप हो रही है? वर्कशॉप तो हमने और सर ने की है। 5 दिन की वर्कशॉप थी ना सर? किसी रात हम 2 बजे से पहले नहीं सोते थे। 6 बजे जो टास्क मिलता था उसको 11:59 से पहले सबमिट करना होता था, है ना। उसमें भी 1 घंटे का टाइम निकाल लेते थे मुंबई दर्शन करने के लिए। एनीवे, तो वर्कशॉप में जब तक कुछ हैंड्स ऑन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम कोई भी प्रोसेस टीचिंग लर्निंग है, चाहे वो वर्कशॉप है, चाहे वो सेमिनार है, चाहे वो कॉन्फ्रेंस है, we need to think something new which is adding to the system. It is not coming. It should be better than what is already existing. If we are repeating the rituals, sorry, we are not innovative. हाँ, हम कह रहे ठीक है भाई, पुरानी वाली सेमिनार में सबके लेक्चर ऑफलाइन में हुए थे, हमने 2 लेक्चर जूम से करा लिए तो हमारी सेमिनार इनोवेटिव हो गई। ना जी, कुछ इनोवेटिव ना है ना। बीच में तो यही इनोवेशन के नाम पे होता था।
वो अभी थोड़ी हो रहा है। हमने तो 2007 में सीआईई में जब कॉन्फ्रेंस की थी तभी सोम नायडू ने वहां से ऑस्ट्रेलिया से बैठ के हमको ऑनलाइन लेक्चर दिया था। हमारे लिए तब वो इनोवेशन थी कि स्काइप पे एक एक्सपर्ट का लेक्चर हो रहा है ऑस्ट्रेलिया से और हम सब बैठ के सुन रहे हैं, क्वेश्चन आंसर हो रहा है। वो 2007 में इनोवेशन थी, अभी इनोवेशन नहीं है। इसीलिए एनईपी जब 7 डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज की बात करती है तो एनईपी की डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज थोड़े दिन के लिए इनोवेशंस हैं, थोड़े दिन के लिए वो डिसरप्टिव है। हमारे जमाने में कंप्यूटर डिसरप्टिव था, आपके जमाने में कंप्यूटर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है। थिंग्स हैव चेंज्ड। इट शुड बी अ डेलिब्रेट एंड प्लान्ड एफर्ट। इनोवेशंस हवा में नहीं होते। मैंने कहा ना नीड एनालिसिस से शुरू होते हैं, तो इनोवेशंस जब भी होते हैं दे आर ऑलवेज प्लान्ड, दे आर डेलिब्रेट, they want something as an output, and contextualization is must for innovations. Innovation अगर contextualize नहीं होंगे तो फिर global innovations बहुत कम होते हैं global innovations भी, लेकिन उनको भी contextualize होना पड़ता है। एक एग्जांपल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लेता हूं, अपना कॉलेज टाइम याद करता हूं। हमारे टाइम में पहली बार केबल टीवी हिंदुस्तान में आई थी और पहला चैनल आया था स्टार टीवी, और स्टार टीवी पर 4 शो आते थे। 2 के नाम भूल गया, 2 के नाम अभी तक याद है। एक का नाम था शांता 12-12, एक का नाम था बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, और 2 लड़कों थे, और हर 2 घंटे में वही 4 रिपीट होते रहते थे। 24 घंटे वही चलते रहते, जैसे हम स्वयं पे करते हैं, स्वयं प्रभा पे करते हैं। 8 वीडियो चला दिए, 24 घंटे तक रिपीट करते रहते, ये करते ना, देखते हम लोग, ठीक है। लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि उसको आगे सुभाष बाबू ने तगड़ा चैलेंज दिया जी टीवी लाके मार्केट में। और वो स्टार टीवी रूपर्ट मर्डॉक जो सोचता था कि पूरे देश में केवल अंग्रेजी चलाएगा, आज उससे ज्यादा हिंदी के प्रोग्राम किसी भी चैनल पर नहीं आते हैं, चाहे उनका न्यूज चैनल हो, चाहे उनका एंटरटेनमेंट चैनल हो। उन्हें यहाँ के हिसाब से कंटेक्चुअलाइज होना पड़ा, ठीक। दूसरा रिसेंट एग्जांपल लेता हूं, स्वयं जब आया था तब इनोवेशन था। आज स्वयं सबसे बड़ा चैलेंज फेस कर रहा है, डाउनफॉल इन द एनरोलमेंट। बहुत खुश होता हूं, 3 करोड़ एनरोलमेंट हो गया स्वयं प्लेटफॉर्म पे देख के। आप 2016 से अब तक की अगर मैं जर्नी देखता हूं 6 साल की, तो मुझे खुशी होती है। लेकिन जब मैं उसकी एनालिसिस करता हूं तो मैं ये भी देख रहा हूं कि एनरोलमेंट का ट्रेंड डाउन हो रहा है। क्यों डाउन हो रहा है? क्योंकि केरला के स्टूडेंट को, तमिलनाडु के स्टूडेंट को, आंध्रा के स्टूडेंट को अपनी लैंग्वेज में कंटेंट नहीं मिल रहा है। बिहार का स्टूडेंट हिंदी में कंटेंट चाहता है, उसको हिंदी में नहीं मिल रहा है। स्वयं पे सबसे आसान है अंग्रेजी में कोर्स बना देना। अंग्रेजी सबसे आसान है क्योंकि सबसे खराब भाषा है, कुल 26 अक्षर है, गरीब सी भाषा है। हम तो देखो ट्रेन में बैठे बैठे पीपीटी बना ले, हिंदी बनानी होती बन जाती है, ऐसे नहीं बनती। भाई इनका कौन गया अक्षर आपकी पीपीटी, हमका ठीक है बन जाएगी भाई, तो 8 घंटे की यात्रा क्या करेंगे, एक पीपीटी बना लेंगे। तो बना ली कुछ इधर उधर से ले ला के, तो ऐसे लेकिन ये पीपीटी आपके किसी काम की नहीं। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ज्यादा काम की, आपका ध्यान इस पीपीटी पर कम है। 2-4 लोग कहीं का लाइन काम की मिलेगी तो नोट कर लेंगे, बाकी तो ये मेरे लिए फ्लो है बस, कि मैं अपनी बात एक फ्लो में कहता हूं, उससे ज्यादा मेरी जरूरत है नहीं पीपीटी, है ना। लोकल नीड्स के हिसाब से कंटेक्चुअलाइज होना चाहिए इनोवेशन को। सो इनोवेशन इज नॉट ऑलवेज न्यू, इनोवेशन शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड शुड ब्रिंग सम चेंज इनटू द सिस्टम। 4 तरह की इनोवेशन लोग सजेस्ट करते हैं, एक साथ प्रेजेंट करता हूं, फिर इनका एग्जांपल देता हूं। माइक छोड़ता हूं थोड़ी देर, आवाज आ जाएगी मेरी, आई होप। सर आपको सुनाई दे रहा है लास्ट कॉल में। 4 तरह की इनोवेशन एनसीईआरटी अपनी टेक्स्ट बुक में लिखती है, मैंने नहीं लिखी है, किताब में लिखी है। प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन, पैराडाइम इनोवेशन एंड पोजीशनिंग इनोवेशन। 4 तरह के इनोवेशन एजुकेशन इंडस्ट्री में होते हैं। चारों में मैं एनसीईआरटी से एग्जांपल लेता हूं। एनसीईआरटी ने एक सर्वे किया और उनको ये पता लगा कि क्लासरूम टीचिंग में साइंस की लैब्स नहीं है स्कूल्स में, जिस वजह से साइंस के एक्सपेरिमेंट बच्चे नहीं कर पाते और हर स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता साइंस लैब। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स ने एक छोटी सी किट बनाई, साइंस किट बोलते हैं, बेचते भी ना, शायद उसे अभी भी बेचते हैं। छोटी सी किट बनाई, वो किट एक प्रोडक्ट इनोवेशन था टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मैं इसका दूसरा एग्जांपल लेता हूं। कर्नाटका में एक जगह है कुप्पम,
पता नहीं नाम सुना कि नहीं सुना। कुप्पम एक ट्राइंगल है, इधर आंध्र प्रदेश है, इधर तमिलनाडु है, इधर कर्नाटक है, जहां बैंगलोर पड़ता है, और हिल है ना एक, उस हिल पर एक फाउंडेशन है, अगस्त्य फाउंडेशन, उसने ले रखी है वो हिल करीब 400-450 एकड़ की लैंड। उन्होंने बहुत सारे इनोवेशन किए टीचिंग लर्निंग में। मैंने वो लैब विजिट किया उनकी, उसको लैब का नाम देते हैं, है तो वो 400-500 एकड़ का कैंपस, तो बोलते हैं उसे लैब ही। हाँ नहीं, नो यूनिवर्सिटी, इट इज ओनली अ फाउंडेशन, नो यूनिवर्सिटी, नो कॉलेज, नो इंस्टीट्यूशन, नो। उन्होंने अपने एक लैब बनाई है साइंस की, जिसका नाम उन्होंने दिया जोड़ो तोड़ो फोड़ो, लैब का नाम। आंध्र प्रदेश के रूरल एरियाज में जो प्राइमरी स्कूल है, वहां उनकी बसेस जाती हैं, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के बच्चे उनकी लैब में आते हैं, उन बच्चों को पूरे दिन उस लैब में छोड़ दिया जाता है और उनको फ्रीडम है, बाहर रखे इंस्ट्रूमेंट के साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। वो उसको स्क्रू लेके 10 पीस में भी तोड़ देंगे तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज दे बिलीव दैट इनोवेटिव थॉट्स इमर्ज व्हेन यू स्ट्रगल विद समथिंग। अगर वो कहते हैं कि हम इसको टीचर कंट्रोल्ड लैब बना देंगे, टीचर आएगा, एक हमारे नॉर्मल साइंस लैब में यही होता है ना, टीचर आके पहले एक एक्सपेरिमेंट करके बताता है, हाउ टू होल्ड अ पिपेट, बताते हैं ना साइंस में, हाउ टू होल्ड अ पिपेट। तो कई बार केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू लेने जाता हूँ, पहला सवाल ही साइंस के टीचर से ही पूछता हूँ, हाउ टू होल्ड अ पिपेट, बताओ ये क्लास में पिपेट कैसे पकड़ोगे। उन बच्चों को बताना नहीं पड़ता, वो प्रैक्टिस से सीखते, वो इनोवेशन। उन्होंने एक और इनोवेशन बताया, मोबाइल लैब्स। उनको कुछ कंपनीज, दुनिया की बहुत सारी कंपनीज, क्योंकि वो बड़ा एनजीओ है, बहुत फंडिंग जनरेट करता है, तो उनको कुछ कंपनीज मोटर बाइक्स दे देती है डोनेशन। उन्होंने हर बाइक पे एक साइंस लैब एस्टैब्लिश कर दी, और जहां के बच्चे उनके यहाँ नहीं आ सकते, उन स्कूल्स में उनकी साइंस लैब ऑन बाइक जाती है। वो बाइक पूरे दिन वहां खड़ी रहती है, बाइक में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे उन इंस्ट्रूमेंट्स को, तो वो बाइक पर साइंस लैब एक प्रोडक्ट इनोवेशन, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट इनोवेशन। सेकंड टाइप ऑफ इनोवेशन इज द प्रोसेस इनोवेशन। अगेन एनसीईआरटी का एग्जांपल लूंगा। सर बैठे मेरे से बहुत सीनियर है, सर को हिस्ट्री मेरे से ज्यादा पता है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा परेशान टीचर ट्रेनिंग का स्टूडेंट होता है, जो उसको लेसन प्लान बनाना पड़ता है ना, ब्लूम टैक्सोनॉमी। और सबको पता है, ब्लूम अगर हिंदुस्तान नहीं आए होते एनसीईआरटी में लेक्चर देने, तो हम लोग ब्लूम टैक्सोनॉमी नहीं पढ़ रहे होते, है ना। लेकिन मजे की बात है, ब्लूम एनसीईआरटी आए, पूरे देश ने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी और एनसीईआरटी वाले नहीं पढ़ते। उन्होंने प्रोसेस इनोवेशन कर ली मैसूर में जाके, उस ब्लूम टैक्सोनॉमी को रिवाइज किया और आरसीईएम बना दिया, है ना, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर मॉडल। वो पढ़ाते हैं, वो नहीं पढ़ाते एग्जैक्टली ब्लूम पर मॉडल पर लेसन प्लान नहीं बनते। एनसीईआरटी के किसी आरआई में ब्लूम पर कंप्लीट लेसन प्लान नहीं बनते। मैं गलत हूं मुझे दिक्कत करेक्ट करेंगे, तेरे से ज्यादा नहीं जाना एनसीईआरटी में। ठीक, वो प्रोसेस इनोवेशन है। हमने लेसन प्लानिंग के प्रोसेस बदल दिए, टीचिंग मॉडल्स आए। हम लोग अक्सर आजकल टीचर एजुकेशन के लोग बहुत दर्द है कि सरकार टीचर एजुकेशन को एज ए डिसिप्लिन खत्म करने पर तुली है। एलिजिबिलिटी खत्म हो गई, अब 4 ईयर इंटीग्रेटेड आ जाएगा, टीचर एजुकेशन वालों का क्या होगा, हाई एमएड वालों का क्या होगा ना, बड़ी परेशानी है। अभी पिछले साल तो इसी साल में जून बेंगलोर में था एक कॉन्फ्रेंस में, वहाँ जो कमेटी बनी है एमएड और एमए पर, उसकी चेयरपर्सन थी। उनका पूरी तरह से मानना था कि देश में एमएड और एमए एजुकेशन जैसे कोर्सेज की कोई जरूरत ही नहीं है, और एनसीटी ऑलमोस्ट इस बात पर एग्री हो चुकी है कि ये कोर्सेज यूजलेस है, इनको बंद ही करना है। ऑलमोस्ट एग्री हो चुकी है इस पर, नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा साल से नहीं, राइट। लेकिन वो करेंगे क्या? ऐसा नहीं है कि मास्टर डिग्री की जरूरत नहीं है, बट दे वांट अ सेपरेट प्रोसेस फॉर अ मास्टर डिग्री, डिफरेंट प्रोसेस। तो जब हम चीजें बदल देते हैं, वस्तु तो रहती है लेकिन उसको करने का तरीका बदल देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस इनोवेशन। तो चाहे वो कंस्ट्रक्टिविज्म हम लेकर आए, लेसन प्लानिंग बदले, हमने टीचर ट्रेनिंग बदली, वो सब प्रोसेस इनोवेशंस थे। थर्ड इनोवेशन है पैराडाइम इनोवेशन। पैराडाइम इनोवेशन भी हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या थॉमस कुहन ने खड़ी कर दी।
थॉमस कुहन आके हमको पैराडाइम नहीं पढ़ाए होते तो हम लोग पैराडाइम बार में नहीं फंसते ना। जब पीजी कर रहे थे तो सबसे ज्यादा पैराडाइम दुखी करते थे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में। समझ ही नहीं आता था कौन सा पॉजिटिविस्ट है, कौन सा पोस्ट पॉजिटिविस्ट है, कौन सा मॉडर्न पैराडाइम है। तमाम इतने पैराडाइम पढ़े हमने कि सर दर्द हो गया। उसके बाद फिर एक पैराडाइम आ गया मिक्स मेथड रिसर्च में, हमने कहा कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम है। उससे पहले प्रैग्मेटिज्म पैराडाइम था, बहुत सारे पैराडाइम पढ़े। पैराडाइम का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरह से बदल देना। जैसे जब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 आया, प्रोफेसर कृष्ण कुमार लेकर आए, बड़े विद्वान हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने उनको सुना भी है, पढ़ते भी। प्रोफेसर कृष्ण कुमार जब एनसीईआरटी के डायरेक्टर बने, उन्होंने आते ही एनसीईआरटी की सारी किताबें बदल दी एक ही दिन में। किताबें बदल दी, टीचिंग लर्निंग मेथड बदल दिया, साइकोलॉजी बदल दी, फिलॉसफी बदल दी, एपिस्टेमोलॉजी बदल दी, सब बदल दिया और एक नया डॉक्यूमेंट आपको दे दिया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। पूरा माहौल ही बदल गया, सब कुछ बदल गया, आमूल चूल परिवर्तन हो जाना। अभी आएगा ना ये आपका मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, बेस्ट एग्जांपल है पैराडाइम चेंज का। क्योंकि अगर ये पूरी तरह से लागू हुआ, मुझे शक है नहीं होगा, मुझे लगता है नहीं होगा, 10% भी नहीं होगा इफेक्टिवली। लेकिन अगर ये जिस फिलॉसफी पर बना है वो लागू हो गया, तो शायद हम जिस बैच को पढ़ा रहे हैं वो आखिरी बैच होगा जो बीए, बीएससी, बीकॉम जैसी डिग्री में एडमिशन लेगा। फ्यूचर में इस नॉमेनक्लेचर की कोई डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। सिंगल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं होगा। एक स्टूडेंट 15 कोर्स 15 जगह से कर सकता है, उसको एक इंस्टीट्यूशन में मजबूरी में क्लास में बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। आज तो स्टूडेंट की मजबूरी हो, बीएससी में एडमिशन ले लेता है, आपके कॉलेज आएगी, आप चाहे पढ़ाओ चाहे उसे कहानी सुनाओ, मजबूर है दूसरी जगह नहीं जा सकता। अभी ऐसा नहीं हो, उसको फ्रीडम हो। वो 1 जुलाई को एडमिशन लेने बिल्कुल नहीं आएगा। वो 1 जुलाई को आके 2 कोर्स में एडमिशन लेके चला जाएगा, जुलाई अगस्त में 2 कोर्स पूरे करेगा, सितंबर में फिर 2 कोर्स में एडमिशन लेगा, फिर 2 कोर्स पूरे करेगा, फिर नवंबर में 2 कोर्स में एडमिशन लेगा। वो बिल्कुल एक साथ 8 कोर्स में एडमिशन लेगा। वो चेंज पैराडाइम होगा, वो इनोवेशन पैराडाइम होगी। अगर हुई तो मैं चाहता हूं ऐसा हो, लेकिन हमें पता है कि सारी चीजें मैंने शुरुआत में आपको एग्जांपल देके कह दिया कि एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द लॉबी। तो लास्ट चीज तो लॉबी डिसाइड करती है। पैराडाइम इनोवेशन टीचर ट्रेनिंग में हुआ जब एनसीईआरटी 2009 आया। उससे पहले टीचर ट्रेनिंग अलग थी, उसके बाद टीचर ट्रेनिंग बदल गई। अभी 2 ईयर से सीधे 4 ईयर पर, अभी पता नहीं आप में से कितने लोग सेंट्रल इंस्टीट्यूशन से आए हैं। अगर आए होंगे तो किसी न किसी के यहाँ 4 ईयर इंटीग्रेटेड का इंस्पेक्शन हुआ है ना? कहाँ से आया? तिरुपति। 4 ईयर इंटीग्रेटेड का आपका एनसीटी का इंस्पेक्शन हो गया ना? पहला सवाल पूछता है वो एनसीटी का रीजनल डायरेक्टर, अपना बीएड कब बंद कर रहे हो? इंस्पेक्शन में पहला सवाल होता है कि अपना बीएड कब बंद कर रहे हो। 4 ईयर इंटीग्रेटेड शुरू करो, इस शर्त पर शुरू करो कि बीएड बंद कर दो, क्योंकि वो आपको फैकल्टी नहीं देने वाले। 4 ईयर इंटीग्रेटेड में बहुत लोगों को ये उम्मीद थी कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड आएंगे, नए जगह खोलेंगे, नए कॉलेजेस खोलेंगे, नए डिपार्टमेंट खोलेंगे, इतनी फैकल्टी अपॉइंट होगी। नहीं, फैकल्टी अपॉइंटमेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो कह रहे हैं जो बीएड बंद करो, नहीं दे रहे, नहीं केवल आईआईटीज को दे रहे हैं। अभी 4 आईआईटीज को दे दिया, एक आईआईएम बेंगलोर को दे दिया है, एक आईएससी बेंगलोर को दे दिया है, 4 आईआईटीज को दिया है और 2 इंस्टीट्यूशंस को और दिया, 7 नए नेशनल इंस्टीट्यूशंस को दिया जो टीचर ट्रेनिंग में अभी तक नहीं है। बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को दिया है, टोटल 44 लोगों को दिया है ना। अभी लेट एलओआई शायद 44 को ही आया। आपका एलओआई आ गया? नहीं, मुझसे पूछना। लेटर ऑफ इंटेंट आ गया एनसीटी से? अप्रूवल लेटर आ गया ना? हां, तो वेरी गुड। जुलाई में हम लोग साथ बैठेंगे करिकुलम बनाने ना। ठीक, वो पैराडाइम इनोवेशन है, एकदम से चीजों को बदल देना, एकदम से चीजों को बदल देना। एजुकेशन में कई बार इस तरह के चेंजेस भी आते हैं। अभी हैकी अगर आ जाएगा तो वो पैराडाइम इनोवेशन है, क्योंकि एकदम से फंडिंग बंद हो जाएगी। वैसे ही बंद होगी, यूजीसी कहाँ पैसा दे रही है? अब तो बोलती है हैकी पे जाओ, हीपा पे जाओ, लोन लेके आओ। कितना चाहिए? हीपा वाले बोलते कितना चाहिए बताओ? 100 करोड़ चाहिए, 200 करोड़ चाहिए, 500 करोड़ चाहिए।
वो सेक्रेटरी एजुकेशन आके बोलता है मेरी जेब में 500 करोड़ का चेक है, बताओ तुम्हारी यूनिवर्सिटी का नाम इस पे लिख दूं, लेकिन लोन पे दूंगा। अब लोन मिलेगा यूनिवर्सिटी को बिल्डिंग बनाने के लिए, ग्रांट नहीं मिलेगी। लोन आपको 10 साल बाद चुकाना भी है, तो यूनिवर्सिटी को 10 साल में उस बिल्डिंग से इतना पैसा खुद कमाना है कि वो लोन चुका दे, है ना भाई? अभी तो पिछले 5-6 साल से तो यही हो रहा है। सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो नई बनी थी 2009 में, सबसे कंगाल इंस्टीट्यूशंस है इस देश की। अगर एक दिन यूजीसी का पोर्टल बंद हो जाए तो किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने फैकल्टी की सैलरी 31 तारीख को दे दे। जो नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी देश में, नई क्यों पुरानी, रिसेंट एग्जांपल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है। इंटरव्यू करके बैठ गए थे, 5 महीने तक लिफाफे नहीं खोले, क्यों? क्योंकि जो 3 महीने का बजट यूजीसी में गया था उसमें नई पोजीशन के लिए सैलरी का बिल नहीं गया था। जब रिवाइज बजट चला गया, जब पैसा आ गया, तब लिफाफा खोला, तब अपॉइंटमेंट हुए। तुम्हारे भी कई साथी अपॉइंट हुए हैं, है ना, सब ऐसे लेट लतीफ हुए। ये स्थिति है। ये सब पैराडाइम इनोवेशन है। फाइनेंसिंग में पैराडाइम इनोवेशन हो चुकी है। अभी बाहर कोई एक जना सवाल पूछ रहा था, क्या ऐसा होगा कि सेल्फ सस्टेन्ड मॉडल की तरफ हम बढ़ेंगे? सर से पूछ रहा था रास्ते में रोक के कोई सवाल। अभी प्रोफेसर सीवी शर्मा को रास्ते में रोका था फाइनेंसिंग के इशू पर, सवाल आप ही पूछ रहे थे। कंप्लीट फंडिंग तो बंद नहीं होगी, लेकिन जाना तो गुरु सेल्फ सस्टेन्ड पर ही पड़ेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को भी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लंबे समय तक फंड नहीं करेगी, बहुत ज्यादा, एक डिकेड से ज्यादा फंडिंग नहीं होगी, उससे ज्यादा फंडिंग नहीं आनी, किसी के पास नहीं आनी। एजुकेशन को फंड करने का सरकार का कोई मन नहीं है, कोई मूड नहीं है, और किसी सरकार का मूड नहीं है। फॉरगेट अबाउट दिस और पास। क्योंकि इस एनईपी में हायर एजुकेशन के जितने इनोवेशन है, जितने रिकमेंडेशन है, कुछ नया नहीं है। उठा के प्रोफेसर यशपाल का रिपोर्ट पढ़िए, रीजुविनेटिंग हायर एजुकेशन 2009 में आया था। 2009 में प्रोफेसर यशपाल कमेटी का एक रिपोर्ट है, उसका टाइटल है रीजुविनेटिंग हायर एजुकेशन। उसके 20 या 22 रिकमेंडेशन है, सिर्फ शब्दों की हेर फेर है, पूरे 22 रिकमेंडेशन इस एनईपी में, है ना। पॉलिटिकली हम कह सकते हैं कि जी वो कांग्रेस के रिकमेंडेशन थे, ये बीजेपी के रिकमेंडेशन। भाई हम हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बना रहे हैं, वो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी बना रहे थे, जिसका बिल भी संसद में पेश हुआ था सिब्बल के टाइम में। कोई फर्क नहीं है दोनों के स्ट्रक्चर में। अभी एक बॉडी बन गई है, सर सुबुद्धे जी उसके चेयरमैन भी हो गए, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, है ना, टेक्नोलॉजी पर फंडिंग करेगी। जब वो बॉडी बन रही थी, उसका जो पहला ड्राफ्ट आया था, अनफॉर्चुनेटली वो मैंने देख लिया था। उस ड्राफ्ट में एनईटीएफ के 6 वर्टिकल सजेस्ट किए गए कि एनईटीएफ का एक चेयरमैन होगा, जो कोई एक एडमिशन होगा या ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का व्यक्ति होगा। उसके बाद उसके 6 वर्टिकल होंगे, और हर वर्टिकल का हेड कौन होगा? उसकी एलिजिबिलिटी में लिखा था नंबर 1 सिविल सर्वेंट। नंबर 1 सिविल सर्वेंट। आई सेड व्हाट सिविल सर्वेंट विल डू इन असेसमेंट? असेसमेंट की वर्टिकल को सिविल सर्वेंट हेड करेगा, करिकुलम के वर्टिकल को सिविल सर्वेंट हेड करेगा, पेडागोजी के वर्टिकल को सिविल सर्वेंट हेड करेगा। तो फिर काहे को इतने सारे यूनिवर्सिटीज और प्रोफेसर और एनसीईआरटी और नीपा और सब बनाए हुए? भाई सब जगह मसूरी के ब्रांचेस खोल दो, वही कर लेंगे, बेटर है। बहुत समस्याएं हैं। चौथा होता है पोजीशनिंग इनोवेशन। पोजीशनिंग इनोवेशन का मतलब होता है समटाइम्स अ प्रोडक्ट हैज बीन क्रिएटेड फॉर समथिंग एल्स and being used for something else. The best example is blockchain. Best example is blockchain. आज एनईपी भी बोल रही है ना 7 डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज में एक ब्लॉकचेन होगी, बट जितने लोगों ने पैसा लगाया उन सबको पता है ब्लॉकचेन कहाँ यूज होता है। क्रिप्टो करेंसी कितनों ने खरीद रखी? तुम में से खरीदी किसी ने? नहीं खरीदी ना। ब्लॉकचेन वाज द टेक्नोलॉजी टू मैनेज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के मैनेजमेंट के लिए टेक्नोलॉजी आई थी वो, ठीक। तो वो बनी किसी और चीज के लिए थी, हमने उठा ली। जूम किसके लिए बना था भाई? ऑफिस मीटिंग के लिए बना था। कोविड में जूम ने क्लासेस पढ़वा दी ना। प्रोडक्ट बना किसी और चीज के लिए, यूज कहीं और हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पोजीशनिंग इनोवेशन। तो चारों तरह की इनोवेशन हम लोग कर सकते हैं, करनी पड़ेगी, क्या करें।
खैर इस प्रोसेस पर मैं नहीं जाता हूँ, अदरवाइज फिर आप लोगों को 5:30 तक का ही टाइम है। टीचर इनोवेट करे कैसे? टीचर के इनोवेट करने का सबसे पहला स्टेप है कि उसको कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन करने होंगे। आपको रिफ्लेक्टिव टीचर बनना होगा। वो रिफ्लेक्टिव टीचर नहीं जो हम बीएड में बनवाते हैं कि रिफ्लेक्टिव डायरी लिखवाते हैं, है ना? वो वाला रिफ्लेक्टिव टीचर नहीं, तो बेचारा जानता ही नहीं रिफ्लेक्शन होता कैसे। रिफ्लेक्टिव डायरी लिख तो लेता, वो रिफ्लेक्शन नहीं लिखता, बस वो सब लिख देता। मैं सुबह उठा, मैंने लेसन प्लान बनाया, आज लेसन प्लान के लिए मैंने ये मॉडल बनाया, मैं क्लास में गया, मैं बहुत दुखी था, मैं ठीक से नहीं पढ़ा पाया, वो यही रिफ्लेक्शन लिखता है। क्योंकि हम उसको ट्रेनिंग ही नहीं देते रिफ्लेक्शन की। शोन के मॉडल हमने पढ़ाया ही नहीं उसको, हम लोगों को नहीं मिली, है ना? पढ़ाने वालों को नहीं हाँ, मिली। नहीं मिला, वही प्रॉब्लम है। दूसरा, उसको नई स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स और मटेरियल डिवाइस करने होंगे और ट्रेडिशनल अप्रोच पर ओवर डिपेंडेंसी को खत्म करना होगा। एजुकेशन में इनोवेशन सबसे कम होते हैं। जो लोग टीचर ट्रेनिंग और टीचर एजुकेशन के खत्म होने का रोनर होते हैं, मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूं। 4 विद्वान हिंदुस्तान के, हमारे से पहले वाली जनरेशन के अगर मैं भूल जाऊं, प्रोफेसर एम.बी. बुच, प्रोफेसर एल.सी. सिंह, प्रोफेसर एम.एस. यादव और प्रोफेसर वी.के. पासिल। इन 4 लोगों को हम इसलिए याद करते हैं क्योंकि इन्होंने 4 लोगों ने टीचर एजुकेशन में कुछ नए मॉडल्स प्रैक्टिस किए, कुछ नए डिजाइन्स बनाए, जिस पर इस देश की टीचर एजुकेशन का स्ट्रक्चर बना। उसके बाद किसने बनाया? कोई 5वां नाम बताओ। पिछले 50 साल में देश की टीचर एजुकेशन में कुछ भी नया नहीं हुआ। कौन सा डिसिप्लिन बिना कुछ नया किए एग्जिस्ट कर सकता है? या साइंस के भी लोग बैठे हैं। साइंस क्यों ग्रो करती है? क्योंकि साइंस की ब्रांच से सब ब्रांच, उससे एक और सब ब्रांच, उससे एक और सब ब्रांच, सब निकलती जाती है ना। हमारे बचपन में शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर फिजिशियन होता था, है ना? जो एमबीबीएस एमडी होता था वो सबसे बड़ा डॉक्टर होता था। आज नहीं होता, वो सबसे बड़ा तो एमडी है। हम तो एमसीएच वाले के पास जाएंगे, डीएम वाले के पास जाएंगे। सुपर स्पेशलाइजेशंस आ गए ना। पहले एक नाक कान गला रोग विशेषज्ञ होता था, अब तो वो कहता है मैं लेफ्ट ईयर का एक्सपर्ट हूँ, राइट ईयर का नहीं हूँ। मेरे भी ईयर में कुछ प्रॉब्लम हुई, मैं मैथ्स में गया, उसने कहा किस ईयर में प्रॉब्लम है, मैंने कहा इसमें कहा मैं ये ईयर नहीं देखता जी, दूसरे का पर्चा कटाओ। ठीक है, वो सुपर स्पेशलाइजेशंस हो गए। और हमारे यहाँ टीचर एजुकेटर सब एक्सपर्ट है। फिलॉसफी का लेक्चर हो तो भी मैं दे दूंगा, साइकोलॉजी पे भी मैं दे दूंगा, और टेक्नोलॉजी पे तो सब लोग बुला ही लेते हो मुझे, है ना? यहाँ भी जितने थोड़े हटके टॉपिक से मुझे मिले, ये वाले ले लो आप, हैं? तो मैं तो सर तो जानते हैं, मैं कोविड में बड़ा परेशान हो गया, मैंने पीपीटी बनाई थी हाउ टू मेक अ वीडियो। भाई साहब 200 लेक्चर दिए एक स्लाइड से। अगर सीडी होती तो थक गई होती, है ना? और यार जिसने भी मुझे इससे पहले देखा है, ऐसी किसी प्रोग्राम में देखा होगा जहाँ बता रहा होगा हाउ टू डेवलप अ वीडियो, हाउ टू एडिट अ वीडियो, हाउ टू रिकॉर्ड अ वीडियो, यही सिखाता रहा। ठीक, ये प्रॉब्लम है। हम लोग अपने एरियाज में ग्रो नहीं करते। हम एक एरिया पकड़कर, मान लीजिए कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, फैकल्टी डेवलपमेंट इस इंस्टीट्यूशन का कोर फंक्शन है, तो इस इंस्टीट्यूशन की फैकल्टी डेवलपमेंट के इनोवेटिव मॉडल्स पर ही और किसी चीज पर काम ही नहीं करते। आप वो मॉडल दीजिए जो एचआरडीसी आपको फॉलो करे, राइट? तो आपको ट्रेडिशनल अप्रोच पे डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर कोई इनोवेशन नहीं कर पाएंगे। दूसरा टॉपिक मुझे दिया गया है इसमें क्रिटिकल थिंकिंग, मिला जुला ही है। एक्चुअली क्रिटिकल थिंकिंग बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, जॉन डेवी ने अपनी किताब में लिखा है सबसे पहले इसके बारे में, और उन्होंने इनिशियली जो टर्म यूज किया था वो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग था, और डेवी की जो डेफिनेशन थी वो 1910 में दी थी डेवी ने। वो डेफिनेशन है एक्टिव, परसिस्टेंट एंड केयरफुल कंसीडरेशंस फॉर एनी बिलीफ और सपोज्ड फॉर्म ऑफ नॉलेज in the light of the grounds that support it and further conclusions to which it tends to। अर्थात कोई भी जो बिलीफ या एग्जिस्टिंग बिलीफ है
एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ नॉलेज है उस पर लगातार एक्टिव रहते हुए केयरफुल थिंकिंग, केयरफुल रिफ्लेक्शंस, किस आधार पर? उन आधारों पर जो उस बिलीफ को सपोर्ट भी कर रहे हैं और उन आधारों पर जो उस बिलीफ की सीमाएं बांध रहे हैं, तब वो थिंकिंग क्रिटिकल होती है। क्रिटिकल डजंट मीन टू बी नेगेटिव, क्रिटिकल मीन्स टू बी रेशनल। और क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में जितनी भी बातें हैं कोई आज की नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, मैं राइट का हो सकता हूं, मुझे पेडागोगी ऑफ अप्रोच पसंद नहीं है, मुझे नई बात करनी पाउलो फ्रेडे की, लेकिन पाउलो फ्रेडे की बात किए बिना मैं क्रिटिकल पेडागोगी की बात नहीं कर सकता। हाँ, क्रिटिकल पेडागोजी की बात पाउलो फ्रेडे से पहले हमारे लिटरेचर में भी की गई है और हमारा लिटरेचर हमें इस बात की अनुमति देता है कि हमारे लिटरली टेक्स्ट में, एंशिएंट टेक्स्ट में जो लिखा है उसको आप कंटीन्यूअस चैलेंज कर सकते हैं। कृष्ण भी अर्जुन को अपने थॉट्स को चैलेंज करने की परमिशन देता है ना गीता में। कृष्ण अर्जुन से थोड़ी कहता है कि मैं जो कह रहा हूं तो सब मान ले भाई, कहता है मुझे चैलेंज करो, मुझे विरोध करो, मैं तर्क दूंगा। वो क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस है। हाँ, उन्होंने टर्म यूज नहीं किया, क्रिटिकल पेडागोजी, क्रिटिकल थिंकिंग, टर्म शायद बाद में आए डिक्शनरी टर्म। क्रिटिकल थिंकिंग को एक कंपोजिट माना जाता है एटीट्यूड, नॉलेज और स्किल का। और क्रिटिकल थिंकिंग का जो वर्ल्ड वाइड सबसे फेमस टेस्ट है वो वाटसन क्लेसर क्रिटिकल थिंकिंग अप्रेजल टेस्ट माना जाता है। उस टेस्ट में वाटसन एंड क्लेसर ने 3 बातें कही। पहला था एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी। क्रिटिकल थिंकिंग का पहला फिनोमिना है एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी। जो भी है उसके बारे में हम खोजबीन करने लगे, उसको एज सच स्वीकार ना करें। दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। दूसरा है नॉलेज ऑफ द नेचर ऑफ द वैलिड इन्फ्रेंसेस, एब्स्ट्रैक्शंस एंड जनरलाइजेशंस in which the weight or accuracy of different kind of evidences is logically determined। आपके पास जो भी एविडेंस है, जो भी वैलिड रेफरेंसेस हैं, उनको भी आप तर्क के आधार पर स्वीकार करें। मैं भी पिछले हफ्ते कहीं लेक्चर दे रहा था, मैं बोला था थोड़ी देर पहले कि हम कहीं भी लेक्चर दे सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे दे लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले नेट का पेपर बना रहे थे तो एक मैडम हमसे बोली कि सर पिछले साल आप नहीं आए नेट का पेपर बनाने। हम कहा जी अभी 3 महीने पहले हमें ब्रह्म ज्ञान मिला, उससे पहले नहीं था, उससे पहले हमारे नाम के आगे प्रोफेसर नहीं लिखा था तो पेपर कैसे बना? नाम लिख लिया तो ब्रह्मज्ञानी हो गए, है ना? उससे पहले हम भी ऐसे ही सब बैठ रहे थे उधर, नहीं सर? क्योंकि मैं एक्चुअली एक ऐसा फॉर्चुनेट आदमी हूँ। फॉर्चुनेट इसलिए हूँ, मेरे जैसे फॉर्चुनेट कम होते हैं जिसने बीच की एक स्केल नहीं देखी अपने कैरियर में। मैं कभी एसोसिएट प्रोफेसर नहीं था अपने कैरियर में, वो मजा नहीं लिया मैंने। अभी एक जगह कहीं गया तो बोले सर वो आपको फैसिलिटेट करेंगे कुछ एसोसिएट प्रोफेसर्स। मैं कहा अच्छा ये काम होता है, मैंने तो किया ही नहीं कभी, एंजॉय नहीं की वो लाइफ। एनीवे, तो मैं वहां गया तो मैं वहां लेक्चर दे रहा था, वहां एक लड़की खड़ी होगी, लेक्चर था जेंडर से रिलेटेड कुछ डायमेंशन थे और मुझको ऑर्गेनाइजर ने कहा सर आपको वैदिक रेफरेंसेस देने। मैं टेक्नोलॉजी जानने वाला मॉडर्न जनरेशन का आदमी, मुझसे कहा जी वैदिक रेफरेंसेस देने आपको। 3 दिन तो हमने इनके जैसे 2-3 संस्कृत विद्वान पकड़े, उनसे कहा भाई कुछ श्लोक भेजो, पीपीटी बनानी है। पीपीटी बन गई। पीपीटी बनने के बाद दे दिया हमने भी ज्ञान। एक रेफरेंस हमसे गलत हो गया और वो रेफरेंस हमसे गलत नहीं हुआ, वो रेफरेंस इस किताब में उसी में गलत है। वो एक्चुअली वेदों में सबसे ज्यादा सत्यानाश जिस आदमी ने किया वो हमारे उधर हरियाणा के थे, है ना? और पूरे देश को उन्होंने वेद पढ़ाए। उन्होंने एक जगह इंटरप्रिटेशन में वेद का ऋचा कुछ और लिखी है, उन्होंने किताब छापी है विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार में उन्होंने सूत्र कुछ और मतलब ऋचा कुछ और लिखी है और उसका हिंदी में अर्थ कुछ और लिखा है। हमको जिस बच्चे ने रेफरेंस भेजा वो हमारे नई असिस्टेंट प्रोफेसर आई थी, वो उन्हीं के गुरुकुल से पढ़ के आई थी, तो उसने वही किताब पढ़ी तो उसने वही फोटो भेज दिया। हमने भी कहा ऑथेंटिक है, इतने बड़े आदमी ने लिखा है भाई, गलत क्या? हमने रेफरेंस दे दिया। और वो बच्ची थी कहीं बनारस की,
उसने चौकम्बा पब्लिकेशन का कोई ओरिजिनल किताब पढ़ रखा है। हमने तो नाम ही उससे सुना, चौकम्बा पब्लिकेशन की किताब छपती है संस्कृत की, हमको नहीं पता। मैं संस्कृत का आदमी हूँ नहीं, संस्कृत पढ़ता नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा 8वीं 10वीं तक, अनिवार्य है हमारी किसी में एक अनिवार्य वाला ही बेसिकली, तो वो तो नहीं पढ़ी थी हमने। उसने कहा नहीं सर आपका रेफरेंस गलत है, आपका इंटरप्रिटेशन गलत है सर, उस श्लोक का ये अर्थ नहीं है, ये अर्थ। अगर वो पार्टिसिपेंट क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करता तो मेरे रेफरेंस पर क्वेश्चन नहीं करता, है ना। मैंने रेफरेंस दिया, मेरे हिसाब से वो वैलिड रेफरेंस है, क्योंकि मैं बहुत बड़े संत का नाम ले रहा हूँ, उसने लिखा है अपनी किताब में, मैंने नहीं लिखा। ये सर भी कह रहे थे ना, दिनेश सिंह ने बोला, मैंने नहीं बोला। दिनेश सिंह भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, उनके साथ भी विचारों के साथ यही प्रोसेस इनोवेशन हो गई थी एक बार। विदेश घूमने गए, अमेरिका घूमने गए, अमेरिका में उन्होंने कहा कि भाई आपके अंडर ग्रेजुएट हमारे काम के नहीं है, हमारी ग्रेजुएशन 4 साल की होती है, आपके 3 साल की होती है। वो लौट के आए, बोले जी पायलट मॉडल में 4 साल की अंडर ग्रेजुएशन चलाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वही यूजीसी के चेयरमैन वेद प्रकाश, उनको अप्रूवल दे दी 4 ईयर इंटीग्रेटेड की, साल भर बाद सरकार बदल गई, वही यूजीसी का चेयरमैन उनसे कह रहा 4 ईयर इंटीग्रेटेड बंद करो। सरकारी तो बदली थी, वेद प्रकाश नहीं बदले थे ना, वो भी बेचारे सेकंड पीसी बन जाएंगे, चक्कर में उन्होंने 4 ईयर इंटीग्रेटेड वापस ले ली, एनईपी में से फिर 4 ईयर का, और फिर आ गई बोलने वाला, फिर वही आ गई। देखो एनईपी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर एनईपी को मुझे एक लाइन में समराइज करना हो तो एनईपी भारतीय शिक्षा का अमेरिकीकरण है, और कुछ बस कुछ नहीं। क्योंकि जिस व्यक्ति ने लिखी है वो एक ही व्यक्ति है पूरी पॉलिसी लिखने वाला, बाकी सिर्फ सिग्नेचर करने वाले हैं। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जेएनयू में, एनईपी के मेंबर थे, लैंग्वेज के। मुझे बोला मजहर भाई ये बताओ लैंग्वेज का कौन सा पेज तुमने लिखा एनईपी में? यार लिखा किसने, मैंने तो पढ़ के साइन कर दी। तो लिखा किसने? तो पूरी पॉलिसी लिखी मंजुल ने। मंजुल को प्राइम मिनिस्टर ने 1 साल की छुट्टी लेके बुलाया था इंडिया, 1 साल ही रहा वो इंडिया में, फिर वापस चला गया अपनी यूनिवर्सिटी। मंजुल भार्गव, मैथमेटिक्स के लोग जानते हैं मंजुल भार्गव को, बाकी लोग नहीं जानते। मंजुल भार्गव को मैथमेटिक्स में वो अवार्ड मिला है जो मैथमेटिक्स में नोबेल के इक्विवेलेंट माना जाता है, जिसको फील्ड मेडल बोलते हैं, एंड ही गॉट दैट मेडल एट द एज ऑफ 26 और 27। अभी भी उसकी एज शायद 33-34 साल ही है, 35 साल होगी, इससे ज्यादा एज का बंदा नहीं है। 1 साल में आके आपकी पूरी पॉलिसी लिख के चला गया, तो उसका तो पूरा ओरिएंटेशन ही अमेरिकन एजुकेशन का था, उसने ही सारी लिखी। आपके सेक्रेटरी उसके दोस्त थे, उन्होंने साइन करा दी। अब भाई कौन प्रोफेसर यार 5000 रुपए के ऑनरेडियम को बुलाओगे साइन नहीं करेगा, तो क्या कमेटी में लोग बनते किस लिए मेंबर है? ऑनरेरियम के लिए, है ना। यहाँ लंबी लंबी भाषण करेंगे, वही एनसीटी में सब सत्यानाश हो जाता है, साइन करके चले आते हैं, फिर आप हमसे बोलते हो जी हमसे नहीं हुआ। दीप्ति जानती है प्रोफेसर यादव थे एनसीईआरटी में, है ना, ये तो एनसीटी में भी रही है। एक्चुअली सर ने इसने पीएचडी की है मेरे अंडर में, तो 5-6 साल तो मेरी स्टूडेंट रही है। तो ये एनसीटी में भी थी उस समय कंसल्टेंट, ये 4 ईयर इंटीग्रेट थे 2014 वाले दौर में ना, जब नाम बदल रहे थे और सब लोग लड़ाई लड़ रहे थे कोर्ट। तो वही प्रोफेसर बाहर आके गाली देते थे एनसीटी को कि एनसीटी टीचर एजुकेशन में 2 ईयर कैसे ले आएगी, और वही प्रोफेसर हम कम्युनिटी पे थे, है ना। वो सेकंड एसी का टिकट करा के कैंसिल करा के स्लीपर से चले जाते थे, सेकंड एसी का क्लेम कर लेते और वही साइन करके आ जाते थे। नाम नहीं लूंगा, बहुत से लोगों ने जान रखा, ठीक है। तो यही होता भाई, इसलिए आप उतना ही ज्ञान दीजिए जिसको वैलिड मान सके, और क्रिटिकल थिंकिंग में वैलिडिटी बहुत जरूरी है, उसके बिना क्रिटिकल थिंकिंग होती नहीं है। थर्ड डायमेंशन है एम्प्लॉइंग एंड अप्लाइंग द अबव एटीट्यूड एंड नॉलेज, इसकी स्किल आनी चाहिए आप। अगर आपको अपने स्टूडेंट को क्रिटिकल थिंकर बनाना है तो पहली बात वो अप्लाई करिए जो हमारी संस्कृति में प्रश्नोपनिषद कहता है। हमारा तो पूरा उपनिषद है ना प्रश्न पर, किसी संस्कृति में प्रश्न पर उपनिषद नहीं है, हमारी संस्कृति में है। हमारी जो पुरानी संस्कृति थी, थोड़ा सा वापस जा रहा हूं, वहां स्टूडेंट सवाल करता था, टीचर सवाल नहीं करता था। हमारी टीचिंग लर्निंग में टीचर सवाल करता है। भरोसा नहीं है तो एक लेसन प्लान उठा के देख लीजिए, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, डेवलपमेंटल क्वेश्चन, प्रोविंग क्वेश्चन, रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन। वो लेसन प्लान बनाने वाला ट्रेनिंग टीचर बेचारा कंटेंट तो कम पढ़ता है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पढ़ता है। पूरे लेसन प्लान में सिर्फ क्वेश्चन बनाता है। क्लास में भी टीचर कहता है मैंने जो क्वेश्चन पूछा
उसी का आंसर सही है। अभी केंद्रीय विद्यालय में बड़ा मजेदार किस्सा है। हम लोग केंद्रीय विद्यालय की पीआरटी ट्रेनिंग कर रहे थे। वहाँ एक टीचर ने मैथमेटिक्स में सवाल दिया कि व्हाट शुड बी एडेड टू 1 सो दैट 1 बिकम एन इवन नंबर। एक में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि एक इवन नंबर हो जाए। उसकी एक्सपेक्टेशन थी बच्चा लिखेगा एक में एक जोड़ देंगे तो अगला नंबर इवन नंबर हो जाएगा। एक बच्चे ने लिखा एनी ऑड नंबर, उसने काट दिया। उसने काट दिया, मैंने तो नहीं पढ़ाया। तो अगर आप बच्चे को क्वेश्चन करने की अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो वो कैसे क्रिटिकल थिंकर बनेगा? हम कहते हैं हमने जो पढ़ाया वही लिखो, वही एग्जाम में लिख के आओ, उतना ही आंसर देकर आओ। फिर कहाँ क्रिटिकल थिंकर बनाएंगे? सर जी खाली ऐसे लेक्चर होते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। क्रिटिकल थिंकिंग को बड़ा शॉर्ट में रॉबर्ट एनिस ने लिखा है that critical thinking is a reasonable reflective thinking that focused on deciding what to believe or do। हम क्या माने और क्या करें, इसकी क्षमता हमको जो दे वो क्रिटिकल थिंकिंग है। आप भी 5 दिन रहोगे, 5 चौक 20 लेक्चर सुनोगे। चलो पहले डिग्री और इनॉग्रल माइनस कर दो, 17-18 लेक्चर तो होंगे ना सर शेड्यूल, है ना? 18 लेक्चर कम से कम 8 लोग तो देंगे, क्योंकि हम इतनी दूर से आते हैं तो भाई एक लेक्चर के लिए तो इंस्टीट्यूशन बुलाएगा नहीं, तो हमको भी फुल्ली यूटिलाइज करेगा। एक आज कराएगा, एक कल कराएगा। इन्होंने तो हमारी जबरदस्ती आज करा लिया था, भी शेड्यूल में बाद में रखते हैं। एनीवे, तो हम आपको बहुत सारी बातें बोल के जाएंगे, कुछ मैं बोल के जाऊंगा, कुछ सर बोल के जाएंगे, कुछ और अभी बड़े बड़े प्रोफेसर आएंगे। मैं तो सबसे जूनियर मोस्ट में जितने लोग यहाँ बोलेंगे, कल मुझसे बहुत बहुत बड़े ज्ञानी आएंगे, कुछ ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी भी आएंगे। तो आप सब उन लोगों को सुनोगे फिर, है ना? मैं तो अभी उधर ही समझता हूँ खुद को, ज्यादा 2-3 महीने का फर्क है तो मैं ज्यादा डिफरेंस कर नहीं पाता। मेरी एटीट्यूड में वो डिफरेंस आया नहीं। सर हम कौन से ज्ञानी हैं जो इधर बैठे हैं? आप लोग परम ज्ञानी। आप लोग ने एनपीएसटी पढ़ो, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, एक डॉक्यूमेंट एनसीटी ने छापा। 4 तरह के टीचर बताया उसने, 4 लेवल्स ऑफ करियर प्रोग्रेशन ऑफ टीचर्स। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, एनपीएसटी अभी ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डोमेन में, लेकिन है छोटा सा 15-20 पेज का डॉक्यूमेंट है। पढ़ लो फिर तय कर लो कौन से लेवल के टीचर। ठीक है? क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली कुछ चीजों की एबिलिटी है, जिसमें पहली एबिलिटी है टू क्वेश्चन। क्रिटिकल थिंकिंग इज an ability to question, to acknowledge and test the previously held assumptions for what? To recognize ambiguity। अगर कहीं ambiguity है, कहीं 2 अलग-अलग विचारधाराएं हैं, कहीं 2 अलग सोच है। मैं टीचर के बारे में हमेशा एक बात मानता हूँ, हम इस कमरे के बाहर भले शायद टीचर ना हो, हमारे अपने रिलीजियस बिलीफ हो सकते हैं, हमारे अपने पॉलिटिकल बिलीफ्स हो सकते हैं, हमारे अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड एफिलिएशंस हो सकते हैं, all good, but in the classroom it should not prevail। in classroom you should be a critical thinker, है ना? मेरे से पहले जो सर बोल रहे थे, एनईपी बन रही थी तो सबसे ज्यादा यही काम कर रहे थे, और एनईपी को जितना ये क्रिटिसाइज करते हैं कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। बोलते भाई जो बुरा है तो बुरा बोलेंगे, क्योंकि हमारे तो रामचरितमानस में लिखा है ना, जब वो रावण अपने नाना को और इसको बाहर भेज रहा होता है विभीषण को, तो वो बोलते हैं ना, श्लोक तो मुझे चौपाई तो याद नहीं है, बट उसका अर्थ यही है कि गुरु, वैद्य और मंत्री 3 को राजा की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। यदि 3 राजा की चापलूसी करेंगे तो राज्य समाप्त हो जाएगा। सचिव, वैद्य, गुरु 3 इस तरह से कुछ है, एग्जैक्टली याद नहीं। मैं लिटरेचर का स्टूडेंट नहीं, मेरी बेसिकली अपब्रिंगिंग केमिस्ट्री में हुई है और उसके बाद टीचर एजुकेशन में आ गया, तो सूत्र याद रह जाते हैं, छोटे छोटे फार्मूले, उससे ज्यादा याद नहीं रहता। लिटरेचर तो बहुत कम पढ़ा। टू एग्जामिन, इंटरप्रेट, इवैल्यूएट, रीजन एंड रिफ्लेक्ट। आप चीजों को एग्जामिन करिए, उनका इंटरप्रिटेशन करिए, उनका इवैल्यूएशन करिए, उनके रीजंस ढूंढिए, एंड इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजंस। क्रिटिकल थिंकिंग में इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजंस होते हैं। उसके अलावा होता है टू क्लैरिफाई,
आर्टिकुलेट एंड जस्टिफाई। और अगर हम इस सबको मिक्स कर दें पूरी क्रिटिकल थिंकिंग पर, टीवी ने जो बोला, हिगिंस ने जो बोला, उससे पहले और लोगों ने जो बोला, वाल्टर ने जो बोला, और भी बहुत सारे, आप अभी लिटरेचर क्रिटिकल थिंकिंग का ढूंढने जाओगे तो 1910 से लेकर अब तक क्रिटिकल थिंकिंग का बहुत अच्छी किताबें और आर्टिकल्स मिलेंगे। हम सबको समराइज कर सकते हैं 3 पॉइंट्स, इसको कहते हैं 3 कोर फीचर्स। फर्स्ट, क्रिटिकल थिंकिंग इज डन फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अप one's mind about what to believe into। अपने दिमाग को इस चीज के लिए तैयार करना कि हम कौन सी बात माने और कौन सी बात हम करें। अगर हम तैयार नहीं कर सकते तो फिर हम क्रिटिकल थिंकर नहीं हो सकते। दूसरा, हमको अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ एडिक्वेसी एंड एक्यूरेसी तय करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से क्या सही है, मेरे हिसाब से क्या एक्यूरेट है। क्या मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूशन का टाइम 10 से 5 होगा तो 12 बजे जाना एक्यूरेट रहेगा क्या? 2 बजे आ जाना वापस एक्यूरेट रहेगा क्या? सबके अपने स्टैंडर्ड्स हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारा कॉलेज में काम क्लास पढ़ाने का, अपनी क्लास पढ़ाएंगे बाकी कुछ भी करें, है ना? उनके अपने एक्यूरेसी के पैरामीटर्स हैं। Thinking fulfills the relevant standards of some threshold level। Actually एक threshold level होता है, फिजिक्स वाले जानते हैं threshold level क्या होता है। कौन है फिजिक्स वाला इधर? बताओ भाई threshold क्या होता है, threshold limit क्या होती है? उससे ज़्यादा जा सकते हैं तो सब अटैच। एक लिमिट जिससे मिनिमम नहीं, एक लिमिट जिससे ऊपर नहीं जा सकते, दैट इज द मैक्सिमम। मैक्सिमम थ्रेशोल्ड कहते हैं ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। तो क्रिटिकल थिंकिंग की थ्रेशोल्ड लिमिट हमेशा फिक्स करनी चाहिए, वरना दिक्कत हो जाती है। मैंने सारे रेफरेंसेस लास्ट स्लाइड में डाले हैं, फिर ड्रॉप कर दूं। क्रिटिकल थिंकिंग में पॉल एडलर का एक फ्रेमवर्क आया, वो कहता है 3 काम करने होते हैं हमें। पहला होता है एनालिसिस ऑफ थिंकिंग, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ थॉट। हम क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। When we do critical thinking, we think critically about the product, we think critically about the process, we think critically about the person। जैसे NEP पर हमें critical thinking करनी है, for example, तो हो सकता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर एज ए होल पॉलिसी की क्रिटिसाइज कर दें। पॉलिसी तो पसंद है, बट मुझे उसमें जिसने टेक्नोलॉजी का चैप्टर लिखा वो आदमी पसंद नहीं है ना? तो होंगे कहीं के वाइस चांसलर मुझे पसंद नहीं है, तो मैं केवल उसी सेक्शन को क्रिटिसाइज करूंगा। जैसे जब एनईपी आई थी, स्पेशली जब ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट आया था, सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट 400-450 पेज की मोटी किताब है, 2-4 लोगों के पास होगी, बाकी लोगों ने शायद डाउनलोड करके रखी है ओरिजिनल। जब सुब्रमण्यम कमेटी का रिपोर्ट आया था, पूरी पॉलिसी का शोर किस पे बचा? 3 लैंग्वेज फार्मूला पे। 450 पेज में वो 4 लाइन इंपॉर्टेंट हो गई, बाकी पूरी पॉलिसी पर कोई फोकस नहीं है ना। गवर्नमेंट का मोटिव सक्सेस हो गया, तुमने चर्चा ही नहीं करनी, 3 लैंग्वेज फार्मूला पे बात करनी, तुम्हारी बात मान लेती है, बाकी पॉलिसी अप्रूव हो जाएगी, बाकी हम जो मर्जी करें 400 पेज में। आपने ध्यान ही नहीं दिया उस पर, है ना? यही हुआ ना। रिसर्च पर किसी ने बात नहीं की, टेक्नोलॉजी पर किसी ने कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया, कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया। जिन्होंने किया थोड़ा बहुत किया, ज्यादातर सारी बहस किस पर केंद्रित हो गई? 2 लैंग्वेज की 3 लैंग्वेज। उन्होंने भी कह दिया, एक शब्द उसमें जोड़ दिया कि दिस 3 लैंग्वेज फार्मूला मे बी अप्लाइड एज पर द नीड्स एंड डिसीजंस टेकन बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स। तो छोड़ दिया, आप भी खुश, हम भी खुश। आपने उसके बाद पॉलिसी के किसी भी चैप्टर, किसी भी लाइन, किसी पर भी सवाल नहीं उठाया। उठाते तो बहुत सवाल उठते, राइट? हमने एलिमेंट्स आइडेंटिफाई कर लेने होते हैं, हमें किस पर क्रिटिसिज्म करनी। दूसरी, इवैल्यूएशन ऑफ थिंकिंग। जब हम किसी भी चीज की क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग के सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग वैक्यूम में नहीं होती। मान लो मुझे 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो अभी ऑफर होने जा रहा है टीचर एजुकेशन में, इसी के ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस करनी है। तो अभी क्या हो रहा है, जितने टीचर एजुकेटर के नाम पर व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए देश भर में, तो बहुत सारे ग्रुप है ना, कभी कभी टीचर एजुकेटर जाग जाते हैं उसमें, उनकी आत्मा जागती है।
और उसमें एक ही डिबेट करते हैं, जी एमएड वालों के लिए पोजीशन कम हो गई, इसके अलावा कोई जिक्र नहीं। Nobody is talking about curriculum, nobody is talking about pedagogy, nobody is talking about enrollment, entrance। और एनटीए ने पेपर बना के रखा हुआ है, पता है? फोरियर इंटीग्रेटेड के एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर बन के तैयार हो गया है। अभी इसे तैयार हो गया, मैं मॉडरेट करके आया पिछले हफ्ते, इसलिए मुझे पता है, पेपर बन के तैयार हो गया। एंट्रेंस का वो नहीं पता। और उसका सिलेबस इतना बाहियात था कि मेरा झगड़ा हो गया। एक 12वीं पास का बच्चा आ रहा है, कह रहे कि वो पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के 10 क्वेश्चन पूछेंगे। हम कहा भाई उसने पेडागोजी का पी नहीं पढ़ा, तुम कैसे पूछ लोगे उससे पेडागोजी का सवाल? लेकिन nobody is thinking about those things। फिर हम कहते हैं, फिर हमारा मिनिस्टर आके कहता है टीवी पे, वो पुराने वाला मिनिस्टर था ना एक जो चला गया अभी, तो जिसको जबरदस्ती कोविड में भर्ती करा दिया था, है ना, वो आके टीवी पे बोलता है टीचर ट्रेनिंग में एडमिशन आईएएस से भी ज्यादा कठिन हो जाएगा, है ना। अरे कठिन पेपर बनाओगे, बच्चे ने जो पढ़ाई नहीं वो पूछोगे तो पेपर हो जाएगा कठिन भाई, क्या करेंगे? सो वी डोंट फॉलो द यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स। तो मुझे अगर 4 ईयर इंटीग्रेटेड का क्रिटिसिज्म करना है, मैं उसके ड्यूरेशन पर क्रिटिसिज्म करूंगा, मैं उसके करिकुलम पर क्रिटिसिज्म करूंगा, मैं उसकी फैकल्टी की एलिजिबिलिटी पर क्रिटिसिज्म करूंगा, मैं उसकी पेडागोजी पर क्रिटिसिज्म करूंगा, मैं उनके जॉब प्रोस्पेक्ट्स पर क्रिटिसिज्म करूंगा। आप एक तरफ एंट्रेंस लेके उसको 4 साल के लिए टीचर ट्रेनिंग दे देंगे, बाकी यूजीसी का रूल आप मानेंगे नहीं कि 1 साल 2 साल 3 साल बाद, क्योंकि टीचर ट्रेनिंग में मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट होने नहीं जा रहा है, बाकी सारे 4 ईयर प्रोग्राम्स में होने जा रहे हैं, 4 ईयर में नहीं, प्रोविजन में नहीं। और 4 साल बाद हम उससे बोलेंगे अब तू टीईटी दे, फिर वो टीईटी नहीं दे पाएगा, फिर वो कहां जाएगा? We never question all those things. So whenever we criticize anything, केवल किसी भी चीज का क्रिटिसिज्म इसलिए मत करिए कि आपको उसका क्रिटिसिज्म करना है। आप पहले उसके यूनिवर्सल पैरामीटर्स आइडेंटिफाई करिए, तब आपका क्रिटिसिज्म हमेशा हेल्दी क्रिटिसिज्म होगा। और भले लोग आपसे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन वो आपकी बात को सुनेंगे। लेकिन अगर आपका क्रिटिसिज्म केवल पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म होगा, केवल प्रोफेशनल क्रिटिसिज्म होगा, केवल एक्टिविज्म वाला क्रिटिसिज्म होगा, तो nobody is going to listen. Nobody is going to listen. Right? भाई साहब आप बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरी मुझे लगा क्या हो YouTube पे मत डाल दे, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। मुझे पता नहीं था, शायद ज्यादा बोल दिया। अच्छी बात है सर, कोई बोलने वाला नहीं। ओके, अब क्रिटिकल लिंक्स को भी छोड़ता हूँ मैं, क्योंकि टाइमिंग का भी मुझे ध्यान रखना है। ज्यादातर लोग तो रेजिडेंशियल ही होंगे, यहाँ से बाहर से आए, लोग लोकल है, ज्यादातर लोकल है। मिला हुआ गेस्ट हाउस। हाँ तो फिर क्या बताऊँ, 6 बजे तक भी सेशन कि हम यहाँ से जाएंगे सो जाएंगे, सोने का मन नहीं है, नींद बहुत तेज आ रही है। चलिए 6 कोर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की बात करता हूँ जो हमें स्टूडेंट्स में डेवलप करनी है, और उसके बाद अपनी बात खत्म करूँगा। आप लोगों के सवाल होंगे तो कुछ फर्स्ट, ये पैसियोन का मॉडल है, 1990 में आया था। उन्होंने 6 टाइप ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की बात की। मैं लास्ट स्लाइड में सारे रेफरेंस दिए हुए, आप लोग वहां से ओरिजिनल डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि जब आप ट्रेन में बैठ के पीपीटी बनाते हैं ना, तो रेडीमेड कंटेंट ढूंढते हैं, तो इसलिए रेडीमेड कंटेंट है। जैसे मैंने लिख दिया भाई मेरा कुछ नहीं, तेरा जो लागे तेरा हुआ, मेरी इसमें एक भी लाइन नहीं है, सब इंटरप्रिटेशंस मेरे हैं। लाइन जिसकी है उसका नाम दे दिया है, वरना तो अगले दिन लोग प्लेजरिज्म पे मेरा सेशन कराया कि मुझे प्लेजरिज्म बता दें, है ना? अरे कोई बात नहीं, अगली बार करा लोगे आप, हमें पता है। इंटरप्रिटेशन, पहली स्किल इंटरप्रिटेशन है। हमें अपने स्टूडेंट्स को तैयार करना है टू कॉम्प्रिहेंड एंड एक्सप्रेस द मीनिंग और सिग्निफिकेंस ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस, सिचुएशन, डेटा, ब्ला ब्ला ब्ला। इंटरप्रिटेशन मींस एक्सट्रैक्शन ऑफ द मीनिंग। अभी हम लोग रिसर्च में इंटरप्रिटेशन ठीक से नहीं लिखवाते। हमारे बच्चे को यही नहीं पता होता कि उसको इंटरप्रिटेशन के सेक्शन में क्या लिखना है, फाइंडिंग के सेक्शन में क्या लिखना है, और डिस्कशन के सेक्शन में क्या लिखना है, वो सब एक ही लिख देता है ना? लेकिन इंटरप्रिटेशन हर चीज का होता है।
कोर्ट के जजमेंट का इंटरप्रिटेशन होता है, पॉलिसीज का इंटरप्रिटेशन होता है, लॉज का इंटरप्रिटेशन होता है। सबसे बेहतरीन एग्जांपल इंटरप्रिटेशन का है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अभी एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में माइनॉरिटीज पर, हु आर द माइनॉरिटीज। मजे की बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर सर्टेन आर्टिकल्स व्हिच आर टॉकिंग अबाउट माइनॉरिटी। देयर इज अ माइनॉरिटी कमीशन इन द कंट्री, देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री in the central government, but there is no definition of minority in this country. There is no definition. कोई देश में नहीं है, ना तो संविधान ने कभी माइनॉरिटी को डिफाइन किया। हाँ, हम उसका इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं कि संविधान कहीं पर रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात कर रहा है, कहीं पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात कर रहा है। These are interpretations, और ये इंटरप्रिटेशन ही होते हैं कि जस्टिस चंद्रचूड़ एक लॉ का एक इंटरप्रिटेशन देकर जाते हैं और उनका बेटा चीफ जस्टिस बनते ही उन्हीं के इंटरप्रिटेशन को नकार कर एक नया इंटरप्रिटेशन दे देता है। दोनों ने कॉन्ट्राडिक्टरी रूल्स अभी दिए और दोनों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, प्रेजेंट चीफ जस्टिस एंड उससे पहले वाले चीफ, दोनों बाप बेटे थे, एक ही स्कूल ऑफ थॉट से पढ़े थे, आपस में बहस भी हुई होगी, है ना, और सेम चीज के दो अलग इंटरप्रिटेशंस आ जाते हैं। कई बार एजुकेशन में भी ऐसा होता है, हम लोगों के यहाँ रूल्स आते हैं, आजकल हम लोगों का बड़ा प्रेशर है, तो तुम लोगों पे कितना प्रेशर है नहीं है, आजकल तो प्राइवेट स्कूल प्राइवेट यूनिवर्सिटी की नौकरी में भी प्रेशर है, वो भी पूछता जी स्कोपस में कितने पेपर छपे हैं। क्वालिटी का इंटरप्रिटेशन स्कोपस का पब्लिकेशन है, जो बेचारा गया गुजरा है वही केयर लिस्टेड की सोचता है। केयर लिस्टेड में क्या होता है, वो तो 2000 में छप जाता है भाई, स्कोपस में छप रहा हो कम से कम क्वार्टर 4 का 18,000 लगेगा, क्वार्टर 3 का 30 लगेगा, क्वार्टर 2 का 50 लगेगा, क्वार्टर 1 का 3 लाख लगेगा। स्कोपस के तो हर जर्नल का रेट अलग अलग है, किस क्वार्टर में छपवाना है छपवा, एक हफ्ते में छपवाना है तो भी। अभी हमारी एक कोलीग थी एक यूनिवर्सिटी में, अपना नाम नहीं लूंगा तो आप पहचान जाओगे, उसका प्रमोशन ड्यू था, बड़ी परेशान हफ्ते भर पहले मैं उसका लेक्चर लेने गया, फिर गौरव जी मेरा एसोसिएट प्रोफेसर ड्यू, मेरा 2 पब्लिकेशन नहीं हुआ, मैं क्या करना है, तो 2 पब्लिकेशन करा दो, पेपर मेरे तैयार रखे हैं। मगर जब बता भी केयर में छपाना है कि स्कोपस में छपेगा तो केयर में क्यों छपाएंगे, उनके ये ले मोबाइल नंबर बात कर लीजिए, मेरी स्टूडेंट है, इसने स्टार्टअप शुरू किया है वो बेंगलोर में है, मेरी स्टूडेंट रही है, उसके पास का एक दिन फोन आया, सर आई हैव स्टार्टेड अ न्यू स्टार्टअप, व्हाट इज योर स्टार्टअप, सर हेल्पिंग द पीपल टू गेट पब्लिश्ड इन स्कोपस। ओके सर, ये जर्नल का चार्ज है, ये पेपर का चार्ज है, ये राइटिंग का चार्ज है, हम सारा चार्ज लेके पेपर छाप देते हैं, स्टार्टअप बिजनेस है। तो हम लोग को भी कांटेक्ट शेयर कर दिया। अच्छा मजे की बात, मैंने उसको नंबर शेयर किया, उसके बाद में भूल गया, 3 दिन बाद उसका फोन आया, गौरव जी मेरा पेपर छप गया। मगर अच्छा कौन से जर्नल में छपा, अभी देखो वो एजुकेशन की फैकल्टी है, उसका पेपर छपा है मेटलर्जी एंड कोरोजन के जर्नल में। मगर उसमें कैसे छप गया, बोली जी उसने कहा वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, जल्दी छाप देता। आपको तो एपीआई में नंबर ही चाहिए, वहां कौन देखने जा रहा है किस फील्ड के जर्नल में छपा है, ये थोड़ी लिखा है एपीआई में, एपीआई में ये लिखा है, राइट। तो ये इंटरप्रिटेशन है एपीआई के अपने अपने। एनीवे तो बस कहानियां ज्यादा होती है, कंटेंट कम होता है, 1.5 घंटे बोल रहा है, कुछ कहानी तो सुनानी पड़ेगी। वैसे भी शाम का सेशन है, आधे लोग तो नींद में होंगे। नहीं सर, बहुत बढ़िया। अरे मैं तो हूं यार, मैं अपनी एनालिसिस, सेकंड स्किल एनालिसिस है। एक्चुअली जब हम इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं तो इन्फ्रेंस हम ड्रॉ करते हैं सर्टेन एलिमेंट्स पर, और उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफिकेशन, उन एलिमेंट्स का आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस कहलाती है। इसीलिए अक्सर हम लोग जब थीसिस में भी चैप्टर लिखते हैं, रिसर्च पेपर में भी चैप्टर लिखते हैं, तो हम लिखते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एक साथ ही लिख देते हैं क्योंकि हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। बट एनालिसिस इज द फर्स्ट फेज फॉर इंटरप्रिटेशन। You do certain things on certain parameters, you will identify the elements, you will identify the parameters, you will analyze things, and then you develop an argument on the basis of analysis, that is known as interpretation. So this is the second skill. इसके लिए हमें आइडिया को एग्जामिन करना पड़ता है, आर्गुमेंट डेवलप करने पड़ते हैं, रीजन ऑफ क्लेम्स आइडेंटिफाई करने होंगे। थर्ड इज इवैल्यूएशन। सारे टर्म्स लगभग एक जैसे लगेंगे आपको, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए।
इवैल्यूएशन इज समथिंग एल्स। एजुकेशन वाले तो जानते हैं, जब हम इवैल्यूएशन को डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं इवैल्यूएशन इज द वैल्यू जजमेंट। असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही होता है ना बीएड में, डिफरेंशिएट बिटवीन मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। 6 नंबर में पूछता है, पूछते हैं ना। तो वो जो इवैल्यूएशन है बहुत बाद में होगी, बिकॉज इवैल्यूएशन में आप सर्टेन वैल्यू ऐड कर देते हैं, सर्टेन मीनिंग ऐड कर देते हैं, विच इज बेस्ड ऑन योर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जब तक फैक्ट्स है तब तक इवैल्यूएशन नहीं है, जब फैक्ट्स के साथ वैल्यू ऐड हो गई तब वो इवैल्यूएशन है। तो वो थर्ड स्केल है। उसके लिए आपको एविडेंसेस चाहिए, अल्टरनेटिव्स चाहिए, आपको लॉजिकल वैलिडिटी चाहिए, कंक्लूजन्स आइडेंटिफाई करने हैं। चौथी स्केल है इन्फ्रेंसेस। इन्फ्रेंसेस ड्रॉ होते हैं समथिंग विच इज नॉट रिटन बट यू ट्राई टू फाइंड आउट दैट। इंटरप्रिटेशन लिखा होता है, एनालिसिस लिखी होती है, इवैल्यूएशन लिखा होता है, इन्फ्रेंसेस ड्रॉ होते हैं। इन्फ्रेंसेस हम ड्रॉ करते हैं, इसलिए इन्फ्रेंसेस में हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे हाइपोथेसिस, हम उसकी क्रेडिबिलिटी ऑफ क्लेम आइडेंटिफाई करते हैं, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारी बिलीव, हमारी ओपिनियन, ये सब चीजें रोल प्ले करती हैं किसी भी चीज का इन्फ्रेंस ड्रॉ करने में। और चाहे हम जितना पढ़ लें, चाहे जितना पढ़ा लें, इन्फ्रेंसेस हमेशा सब्जेक्टिव होते हैं। इन्फ्रेंसेस की ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर करना सबसे डिफिकल्ट टास्क है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन। ये सब आसान है। To state the results in one's reasoning when we justify the reasoning in terms of evidence, concept, methodology. So explanation is basically the detailing out. These are not like stating the result, justifying the procedure. And the last two are self-regulation. Critical thinking में सबसे difficult skill ये है, which is called self-regulation. क्यों ये difficult है? क्योंकि आप अपनी कॉग्निटिव एक्टिविटीज को उन सारे एलिमेंट्स के साथ जज करते हैं जो आपने यूज किए, चाहे आपने एनालिसिस, स्पेशली जब आप एनालिसिस और इवैल्यूएशन के स्केल में आप जिन एलिमेंट्स को यूज करते हैं, जब आप इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं, जब आप क्वेश्चनिंग करते हैं, कंफर्मेशन करते हैं, वैलिडेटिंग करते हैं, करेक्टिंग करते हैं, आप अपने आप को कहां रेगुलेट करते हैं? वेयर आर यू? व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन? Where you add your you element in every interpretation. क्योंकि हम कुछ इंटरप्रिटेशंस करते हैं, हम स्टूडेंट्स को भी बहुत सारे एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करने को कहते हैं। हम कहते हैं ये फैक्ट है, ये ऑब्जर्वेशंस है, ये डेटा है, ये एनालिसिस है, इसके बेस पर अपना इंटरप्रिटेशन लिख दीजिए। वो एक एनालिसिस लिख देता है, लेकिन वो क्रिटिकल थिंकिंग कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होते, है ना। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हमें क्रिटिकल एनालिसिस हम लोग खूब कर रहे हैं, 3 दिन से कर ही रहे हैं, हर वक्त आपकी करता ही होगा, अच्छे से करता होगा, लेकिन हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग एंगल है उसको देखने का। मेरा एनईपी को देखने का एक डिफरेंट एंगल है, सर ने सुबह सेशन लिया होगा उनका डिफरेंट एंगल रहा होगा, कल सर ने जो सेशन लिया उनका अलग एंगल रहा होगा, सबका अलग एंगल है। वो जो यू एलिमेंट है, वो यू एलिमेंट सेल्फ रेगुलेशन है, ठीक। अगर मैं भक्त हूं तो मुझे एनईपी में कोई खराबी नहीं दिखेगी, क्योंकि मैं एनईपी का भक्त हूं। हो सकता है मैं एनईपी का भक्त नहीं हूं, लेकिन मैं मैथमेटिशियन हूं, मैं मांजुल का भक्त हूं, तो भी मुझे एनईपी में कोई खराबी नहीं दिखेगी। मैं मैथमेटिशियन नहीं हूं, मैं टेक्नोलॉजी वाला हूं, लेकिन मौजूदा कामत का भक्त हूं, तो मुझे उस चैप्टर में कोई कमी नहीं दिखेगी। मैं लैंग्वेज का हूं, मैं मजर आसिफ का भक्त हूं, तो मुझे उस चैप्टर में कोई कमी नहीं दिखेगी। तो वो सेल्फ रेगुलेशन नहीं हुआ। सेल्फ रेगुलेशन हुआ जब आपने अपना इंटरप्रिटेशन करके अपने व्यू पॉइंट सामने रखे। और ये कतई जरूरी नहीं है कि क्रिटिकल थिंकिंग जब होती है, क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस जब हम डेवलप करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जब हम डेवलप करते हैं, तो हर जगह हम क्रिटिसिज्म ही करते हैं। The crux of the whole discussion is that there is a difference between criticism and critical thinking.
Marxism has an element of negativity, opposition. Critical thinking is fact-based, evidence-based, interpretations-based, observations-based, and an addition of you. आपका अपना उसमें जो ऐड होता है तब वो क्रिटिकल थिंकिंग होती है। तो थोड़े से बुकिश टॉपिक थे। मुझे लगता है कि आप लोग वैसे डिस्कशन ज़्यादा एंजॉय करते हैं जो नॉन बुकिश होते हैं, और करने भी चाहिए। टीचर को पढ़ाना सबसे डिफिकल्ट है ना, और वो भी ऐसे टीचर को पढ़ाना जो पढ़ाना शुरू कर चुके। और आपके एग्जाम्पल्स नॉन बुकिश थे तो कुछ तो करना पड़ेगा ना मैडम। These are the 4 references which I have used actually to develop this. Sir, kindly share your PPT. Yeah, I'll drop it. I will drop it. मैं मेल कर दूंगा इनमें से किसी को भी, ये लोग सर्कुलेट कर देंगे, ठीक है। बैलेन का, डीडी का, फ्रेशियोना का और मोनाश यूनिवर्सिटी का क्लासिफिकेशन है। तो 4 चीजें मैंने यूज की हैं पूरे आर्टिकल को लिखने, पीपीटी को बनाने के लिए। वो मैंने शेयर कर दी है क्योंकि मेरा कुछ है नहीं, मुझे अभी कुछ बहुत ज़्यादा आता भी नहीं, क्योंकि अभी प्रमोदियानी में थोड़ा थोड़ा समय हुआ। अभी बाल सारे सफ़ेद हो जाएंगे 10-20 साल बाद, तब शायद हो जाएगा, अभी तो नहीं। एनीवे, दिस ऑल फ्रॉम माय साइड। I tried to give my best in the very